से कहा जाता है जब भी कोई स्टैंजा में 8 आइम्बिक पेंटामीटर होते हैं और एक छंद इस प्रकार जो बनता है उसे हम कहते हैं ओटावा रीमा कहते हैं। जैसे इटालियन पेटार्चन सॉनेट जो होते हैं, क्योंकि इटालियन को पेटार्चन सॉनेट भी कहते हैं और ये इटालियन के जो पोएट थे पेटार्च उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। तो उसमें भी ओटावा जो होता है एक राइम स्कीम बनती थी, ए बी बी ए या इसे बोलते थे A B B A C D D C करके बनता था। उसके बाद वहाँ पे सेट सेट आता था। राइम स्कीम जो होती थी CDE CDE R CDC करके बनता था। शेक्सपियर सॉनेट की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे भी आप रूबरू हो सकें। शेक्सपियर सॉनेट के अंतर्गत जब आते थे तो शेक्सपियर सॉनेट के अंतर्गत आपको बहुत इजी याद होगा ए बी और उसके बाद सी डी ई एफ और जी। ये शेक्सपियरन जो सॉनेट होता था, इसमें जो है इसको इंग्लिश सॉनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरन सॉनेट को एलिजाबेथन सॉनेट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो पोएटिक फॉर्म है कुछ इसी प्रकार के राइम स्कीम जो है इसकी होती है। उसके बाद एक आता है स्पेंसरियन सॉनेट जो आता है। इसमें जो होता है स्पेंसरियन सॉनेट में जो होता है वो ए बी उसके बाद बी सी करके आता है, फिर मतलब बी के बाद डबल सी लगाइएगा, फिर उसके बाद डी आता है, सी आता है और डी आता है लास्ट में जो इसका आता है ई करके आता है। तो ये है इस प्रकार के जो है सोनेट में जो इटालियन पेटार्चन सोनेट एक होते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट अलग होता है। शेक्सपियरियन सोनेट को तीन तरह से इंग्लिश सोनेट है, एलिजाबेथन सोनेट भी कहते हैं, स्पेंसरियन सोनेट होते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला जो दिया गया कि पेरिपेटिया का अर्थ क्या होगा, यानी कि पेरिपेटिया जो यहाँ पे दिया गया है, पेरिपेटिया का अर्थ क्या होगा। तो पेरिपेटिया का मतलब होता है यहाँ पे जो है रिवर्सल ऑफ फॉर फॉर्चून, यानी कि जो है भाग्य के लिए जो है उलट फेर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिपेटिया कहते हैं। तो यहाँ से अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गाइनोक्रिटिसिज्म्स, तो जो गाइनोक्रिटिसिज्म्स होता है इसका मतलब क्या होता है कि स्त्री आलोचना फोकस किस पे करता है, ये ध्यान किस पे केंद्रित करता है, तो ये करता है वोमेन राइटर्स यानी कि महिला लेखक पे जो ध्यान केंद्रित किया जाता है। वहीं अगला कह रहा है प्री का मतलब यहाँ पे राफेलाइट पोएट्री की बात की जा रही है, इज मेनली कंसर्न्ड विथ फॉर्म एंड डिजाइन, यानी कि जो प्री राफेलाइट कविता होती है ये मुख्य रूप से जो होती है रूप और डिजाइन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये चीज याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला कह रहा है कि द मिस्टीरियस प्लेस डील विथ, यानी कि जो यहाँ पे प्री राफेलाइट को देखें उसके बाद जो रहस्य नाटक होते हैं इनका जो संबंध यहाँ पूछ रहा है कि जो रहस्य नाटक होते हैं संबंधित किससे होते हैं, द न्यू टेस्टामेंट, यानी कि क्या होते हैं, नए नियम से जो है संबंधित होते हैं। अगला है कि पोप एसे ऑन क्रिटिसिज्म्स, यानी कि आलोचना पर निबंध, सम्स अप द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय, यानी कि पोप की आलोचना पर जो निबंध कविता की कला को जो सारांकित जैसा कि सबसे पहले किसने किया था, तो वो होरेस ने किए थे। अ मटेरिकल फूड कंटेनिंग अ स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस लेवल इच, यानी कि जब जो है हम एक तनावग्रस्त जो होता है और उसके बाद एक तनाव रहित जब शब्दांश के युक्त आते हैं मीट्रिक पैरा में तो उसे क्या कहते हैं, उसे ट्रोच कहते हैं। अगला कह रहा था राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट जो होते हैं इसकी जो तुकबंदी होती है वो ए बी बी सी डी डबल ई, ये जो होते हैं स्पेंसरियन सोनेट की, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में भी बात की गई थी। अगला कि फेमिनिन एंडिंग रिफर्स टू, थोड़ा सा स्पीड आपको लग रही हुई लेकिन वीडियो कम समय में होगी और एक एक चीजें क्लियर आपको स्पष्ट सुनाई देगा, तो आप इसको सुन भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगला जो है 9 नंबर कह रहा है कि जो स्त्रीलिंग का जो अर्थ होता है, मतलब इसका जो अंत होता है किस अर्थ से होता है, तो द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन अन स्ट्रेस लेवल, यानी कि एक कविता का तनाव रहित शब्दांश में ही अंत होता है, जो होता है फेमिनिन एंडिंग रिफर्स जो होते हैं। अगला है कि द टर्म मेटाफिजिकल जो पोएट्स होते हैं, यानी कि आध्यात्मिक कवि जो होते हैं, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, आध्यात्मिक कवि शब्द का जो पहली बार उपयोग किया था किसने किया था, डॉक्टर जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट जो कह रहा है कि एनाग्नोरिसिस, एक एनाग्नोरिसिस शब्द जो है एक है, ये यूज होता है एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग, यानी कि अरस्तु ने नायक के द्वारा जो यहाँ पे वर्णन किया गया है तो इसके बारे में पूछा रहा है जिसका प्रयोग अरस्तु ने किया है। तो यहाँ का मतलब द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागोनिस्ट, यानी कि यहाँ पे अरस्तु ने नायक द्वारा खोज के क्षण का वर्णन करने के लिए इस शब्द को जो है निजात किया था, एनाग्नोरिसिस के। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द एक्सप्रेशन गाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे पूछा जाएगा नारीवाद की जो आलोचक थे वो पहली बार जो यहाँ पे प्रयोग किए थे गिनोक्रिटिसिज्म शब्द का जो है ये किसने किया था, तो ये एलन स्वाल्टर ने किया था। अगला है जो है इमेजिज्म जो है ये किससे संबंधित है, इज एसोसिएटेड विद किससे है, तो ये टी हुल्मे से संबंधित है। और अ फुट इन, अब यहाँ पे जो फुट की प्रोसिडी पूछ रहा है इज ए बेसिक यूनिट ऑफ, तो जो फुट की प्रोसिडिक है ये किससे जो है प्रोसिडी जो है फुट का लयबद्ध माप किया जाता है, तो ये जो है राइथमिक जो है मेजरमेंट होता है, यानी कि एक बुनियादी इकाई होती है इसकी। और हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, ये 7 मेट्रिक फीट होता है। नेक्स्ट है कि इनफॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज, आलोचना का जो औपचारिक स्कूल में जो है स्टाइल शैली है। द टर्म अगला पूछ रहा है कि जो यहाँ पे विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ, तो द टर्म में पूछ रहा है विक्टोरियन जो निम्न दृष्टिकोण को उद्घाटित करता है वो क्या होता है, मोरल जो है एरेंटनेस होता है, नैतिक ईमानदारी से कहते हैं। अगला है जो है लैम्बस इज ए मटेरियल फुड कंसिस्टिंग ऑफ, तो जो लैम्बस होता है ये 1 मीट्रिक फीट है जिसमें शामिल जो होते हैं कितने, 2 शब्दांश शामिल होते हैं, 2 सिलेबल्स जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म है यहाँ पे दिया गया है अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जो चेतना की धारा होती है उसके बारे में पूछ रहा है कि किसकी रचना से ये लिया गया, तो इस डेरिवेट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ विलियम जेम्स, तो विलियम जेम्स की रचना से लिया गया है चेतना की धारा। अगला है कि द फ्रेज,
अब यहाँ पे क्या है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी कि संवेदनशीलता का पृथक्करण वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो ये पहली बार इस वाक्यांश का प्रयोग किसने किया था, टी.एस. एलियट ने, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो कह रहा कि एन आइडियल इज यूजली अ पोएम अबाउट ए, तो जो ये आइडियल आमतौर पर एक कविता होती है जिसे यूज किसने किया था, तो कंट्री लाइफ जो पिक्टोरियस क्यू जो थे यानी कि सुरम्य देश के जो जीवन के लोग, तो इसको आइडियल का आमतौर पर यूज किए थे। अगला है कि इन 1817 में जो रिव्यू ऑफ कोलरिज बायोग्राफी लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी क्वाइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग, यानी कि 1817 के पीरियड में जब कोलरिज और बायोग्राफी लिटरेरिया की समीक्षा में जो फ्रांसिस जेफरी और लेक स्कूल जो था, लेक स्कूल के बारे में जो है आप वो पोएट्स जो थे वहाँ पे एक शब्द गढ़ा गया था जिसमें वर्ड्सवर्थ थे, कोलरिज और हेजिल्ट, ये तीनों लोग जो थे। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिवर्सिटी विट, इनमें से मतलब आपको ये देखना कि यूनिवर्सिटी विट के तौर पे बेन जॉनसन जो है वो नहीं है। अब अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट, यानी कि अमेरिकन बीट जो आंदोलन हुआ था उससे संबंधित कौन थे, तो ये एलन गिन्सबर्ग थे। अगला है द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, यानी कि जो क्रुएल्टी, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी जो शब्द है ये गढ़ा गया था एंटोनिन जो है अल्ट्राट के द्वारा जो है ये गढ़ा गया था। अगला है द रिस्टोरेशन कमेटी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स, जो रिस्टोरेशन कमेटी की आलोचना मुख्य रूप से जो होती है उसमें क्या होती है, इंडेंसेंसी एंड परमिसिवनेस होती है, यानी कि यहाँ पे जो मुख्य तौर पे इसकी आलोचना की जाती है वो अभद्रता और अनियमितता के लिए की जाती है। अगला है कि इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिहेट्रिकल इफेक्ट इज दिस बुक आई लाइक अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन, यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्जन शब्द का जो परिवर्तन होता है, चेंज जो होता है, और वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिहेट्रिकल इफेक्ट यानी कि जो बयानबाजी का प्रभाव पैदा करते हैं। एग्जांपल के तौर पे दिस बुक आई लाइक अनदर टर्म फॉर इन्वर्जन, जैसे यह पुस्तक मुझे पसंद है, इसके लिए एक शब्द जो था वो था हायोरबेटन, तो हायोरबेटन के शब्द थे। अगला है कि द फ्रेज जाता है यहाँ पे वाक्यांश जो है कि द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑकर्स, यानी कि स्वेच्छा से अविश्वास का जो है निलंबन, ये जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है अगला इकुनाबुला, इकुनाबुला रिफर्स जो करता है, इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है कि बुक्स पब्लिश बिफोर द ईयर 1501, यानी कि 1501 से पहले प्रकाशित पुस्तकें जो थी उसका अर्थ होता है इकुनाबुला। नेक्स्ट है कि द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941, जो शीर्षक से आया था द न्यू क्रिटिसिज्म्स 1941 में प्रकाशित हुई थी, ये वाज रिटन बाय, जो लिखा गया था जो है जॉन क्रो रैनसम के द्वारा। अगला है ये मोनोसिलेबिक जो होते थे राइम, और ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, यानी कि पद्य की जो 2 पंक्तियां होती है अंतिम तनाव वाला जो शब्दांश होता है वो एक अक्षर तुकबंदी का होता है, तो इसे क्या कहते थे, इसे मैस्कुलिन राइम कहते हैं, यानी कि पुल्लिंग तुकबंदी कहते हैं। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है। इट्स अ की स्टेटमेंट इमिनेटिंग फ्रॉम, यहाँ की कह रहा है कि पाठ के बाहर जो है कुछ भी नहीं, एक महत्वपूर्ण जो कथन जो है इसका डिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, विखंडन। अगला देख लेते हैं। इंग्लिश में जो आयम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन, यानी कि जो अंग्रेजी में लैम्बिक पेंटामीटर जो था, लैम्बिक पेंटामीटर जो इंग्लिश में था उसको पहली बार परिपक्वता जो प्राप्त हुई थी, यानी कि सॉनेट में मैच्योरिटी उसको मिली थी। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो ब्लूम्सबरी का समूह का जो सदस्य नहीं थे विंस्टन चर्चिल। द टर्म इंटरनेशनल फॉल्सी, इंटरनेशनल फॉल्सी शब्द का जो है फर्स्ट यूज जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो किए थे जो है वो बियर्ड्सले ने किया था। यहाँ पे बियर्ड्सले ने जो है इसका प्रयोग जो किया था, किसका, इंटरनेशनल फॉल्सी शब्द का पहला प्रयोग जो थे 2 लोग थे, एक बिमसेट थे और एक बियर्ड्सले थे। अगला है शेक्सपियरियन सोनेट हैज द फॉलोइंग राइम, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी करके जो है ये राइम फॉलो किया जाता है किसमें, शेक्सपियरियन सोनेट, जैसा कि आपको बताए थे। इसे अगर इंग्लिश सोनेट कहा जाएगा, एलिजाबेथन सोनेट कहा जाएगा, तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, एज इट इज सेम है, तीन हो, चाहे शेक्सपियरियन हो, इंग्लिश हो या एलिजाबेथन हो, तो उसकी राइमिंग स्कीम ये होगी। नेक्स्ट है कि द टर्म जो हुआ था कर्टन सोनेट, कर्टल सोनेट का जो निर्माण हुआ था, क्वाइंड बाय किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम जो याद रखिएगा गेरार्ड मैनली हॉपकिंस इनका नाम था। नेक्स्ट है कि जो एलियट्स यूजेस, अगला जो एलियट ने जो है यूज किया था टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, एलियट ने अपने निबंध में जो यूज किया था वो किस निबंध में यूज किया था, तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का प्रयोग जो किया गया था जो है हैमलेट में। अगला है द टर्म द कॉमेडी ऑफ, तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कॉमेडी ऑफ मेनस, तो कॉमेडी ऑफ मेनस एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेस ऑफ, तो जो कॉमेडी ऑफ मेनस शब्द जो था ये किसके नाटकों से शुरुआत में जुड़ा था, तो ये थे हेराल्ड प्रिंटर। अगला है इन अ पोएम ए लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड आर, पूछा जा रहा है इसमें कि कविता में जो एक पंक्ति अ लाइन में या आइदर बी एंड स्टॉप्ड आर, या तो अंत में रुकी हुई हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, रनान। ठीक। अगला है एन एपिलॉग इज, तो जो उपसंहार होता है वो क्या होता है, सफिक्स टू अ टेक्स्ट व्हिच इट सम अप्स आर एक्सटेंड्स, यानी कि जो यहाँ पे पूछा जाए उपसंहार जो था किसी पाठ के साथ जोड़ा जाता है जिससे वो सारांशित या विस्तार करता है उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अगला है कि इन एरिस्टोटल पोएटिक वी रीड दैट इट इज द इमिटेशंस ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग बिगिनिंग अ मिडिल एंड एन एंड व्हाट इज इट। यहाँ पे अरस्तु के काव्य शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक नकल करने की होती है, जिसे कहते हैं कंप्लीट होती है, होल यानी कि पूर्ण और संपूर्ण होती है, एक निश्चित परिणाम जिसमें जो शुरुआत होती है सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग बिगिनिंग, जो शुरुआत होती है एक मध्य और एक अंत है। तो जो एक मध्य है और एक अंत है वो क्या है, तो वो है ट्रेजेडी यानी कि त्रासदी। व्हाट इज मार्क हीरोइक पोएम। अब अगला है कि जो मार्क हीरोइक पोएम होता है, एक नकली वीर कविता क्या होती है। तो एक मार्क हीरोइक जो पोएम होता है इसमें क्या होता है, यूजेज हीरोइक स्टाइल टू डिरेक्ट एयर्स एंड अफेक्शंस। इसमें मुख्य तौर पे दिखावे का उपहास करने के लिए वीर शैली का जो है उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्क हीरोइक पोएम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ड्रामा एंड अ साइड इज एड्रेस। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड्स स्पोकन आर नॉट मेंट टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज। यानी नाटक में जो एक अभिनेता के द्वारा दर्शकों को अलग तरीके से संबोधित किया जाता है, तो वहां पे जो है बोले गए शब्द जो मंच पर होते हैं अभिनेता द्वारा सुने जाने के लिए नहीं होते। इन ड्रामा एंड ए साइड इज एड्रेस, इस चीज ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे पूछा जाए कोई स्टेटमेंट जो दिए जाते हैं उसके अनुसार जो आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट किस पे है, तो यहाँ पे जो दिया गया बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि विखंडन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो करता है इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंट्रल डिस्कोर्सेज। यानी कि जो समस्याग्रस्त प्रकृतियां होती हैं उसी को उजागर करना चाहता है। तो क्या मतलब उसका निकलता है, डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि विखंडन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार से होता है। लेक्सिस रिफर टू, तो लेक्सिस का जो तात्पर्य होता है उसमें होता है ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग आर ग्रामेटिकल फंक्शन, यानी कि सभी शब्द जिनका अर्थ या व्याकरणीय जो वर्ग होते हैं उसका मतलब होता है लेक्सिस। नेक्स्ट द लाइन्स ही वाज वर्थी, एक लाइन यहाँ पे दी गई थी काफी इंपॉर्टेंट है कि द लाइन्स ही वाज वर्थी ओमेन हाउस बॉन्ड्स एंड डोर सी हेड 5 आर एन एग्जांपल ऑफ हीरोइक कपल। यहाँ पे एक लाइन जो दी गई थी तो इस लाइन को इसलिए यहाँ पे रखा गया है कि योग्य जो महिला थी अल हिरे लिवे हाउस बॉन्डेड एट चेरिश डोरे, यहाँ पे जो थे तो ये हेड 5, तो ये एग्जाम्पल जो था वो किसका था, हीरोइक कपलेट का। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप यूनिवर्सिटी बिट्स, तो यानी कि यूनिवर्सिटी बिट्स को लेकर के जो संबंधित नहीं थे, थॉमस किट नहीं थे। अ कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो कर्टल सोनेट होते हैं उसमें कुल 11 लाइनें होती हैं। और द टर्म इगोटिस्टिकल, जो टर्म होता है अहंकारी का, उदात्त का, वो गढ़ा जो गया था वो जॉन किट्स के द्वारा गया। और अगला है कि वेयर एज सर थॉमस, जो वेयर सर थॉमस वेट adapted Petrarch and Petrarchism to English sound and meters sir we were trained to look back beyond the Petrarch to the। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि थॉमस वेट के द्वारा, जो थॉमस व्याट थे, पेट्रार्क और पेट्रार्कनिज्म को जो है अंग्रेजी को जो इंग्लिश साउंड था, अंग्रेजी की जो ध्वनि थी और मीटर जो थे इनको रूपांतरित किया था। और रूपांतरित करने के बाद जो है कविता पेट्रार्क से जो है, पेट्रार्क जो थे उनके आगे जो है लैटिन कविता को देखने की प्रवृत्ति जो रखती थी, तो यही था लैटिन वर्स। अगला है द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज क्वाइंड बाय, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म शब्द का जो है ये गढ़ा गया था किसके द्वारा, आई ए रिचर्ड्स के द्वारा। स्पेंसरियन जो स्टेंजा होता है, स्पेंसरियन जो छंद होता है इसमें कुल होते हैं 8 आइम्बिक पेंटामीटर, 8 आइम्बिक पेंटामीटर होते हैं। और अगला है कि जो होमोनिम्स जो होते हैं आर वर्ड्स दैट, जो होमोनिम शब्द होते हैं आर स्प्लिट सिमिलरली बट हैव डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो समान रूप से तो लिखित हो जाते हैं लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, होमोनिम्स कहते हैं। माइस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज, जो यहाँ पे अंग्रेजी में जो रहस्य और चमत्कार इन इंग्लिश वार बेस्ड ऑन, तो जो रहस्य और चमत्कार होते थे ना वो बेस इस पे होते थे, बाइबिल की कहानियों पर जो है वो आधारित होते थे। अगला है द टर्म है एक जो है उमनिज्म, इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, एलिस वाकर के द्वारा जो है किया गया था। अब यहाँ पे आ गया प्लेगरिज्म, यहाँ पे साहित्य चोरी जो करते हैं उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। इट्स ए वेल नोन वर्ड एंड कॉन्सेप्ट इन एकेडमिक सर्किल, द वर्ड प्लेगेरियस इन लैटिन हाउ वी आर मीट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक टार्टर, एक प्लंडर, यानी कि एक अत्याचारी, एक लुटेरा। जो साहित्यिक चोरी जो होती थी अकादमियों में उस समय प्रसिद्ध किसी एक कविता को चुरा लेने की अवधारणा जो थी, तो लैटिन में एक शब्द आया था प्लेगेरियस शब्द, जिसका अर्थ होता था कि ये अत्याचारी है और लुटेरा है। अगला देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनदर। अब यहाँ पे एक चीज ये बताना है कि टर्म जो डिस्क्राइब करता है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, इस टर्म के बारे में जो है कला के लिए, कला का वर्णन करने के लिए एक शब्द जो होता है एस्थेटिज्म, यानी कि सौंदर्यवाद। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, यानी कि रोमांटिकवाद साहित्य में उदारवाद। यह किसने कहा था, हु सेड, ये इसको कहा था विक्टर ह्यूगो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर इज नोन एज, यानी कि इसमें कह रहा है कि भावनात्मक प्रभावों के आधार पर जो कविता का मूल्यांकन जो है करने की त्रुटि को कहा जाता है इंटरनेशनल फेलेसी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रांति उसे कहते हैं कि जब भावनात्मक प्रभावों के आधार पर कविता का मूल्यांकन करने में कोई त्रुटि होती तो वहां पर प्रयोग किया जाता है इंटरनेशनल फेलेसी, अंतर्राष्ट्रीय भ्रांति। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स ऑफ राइटर इज नॉट इंक्लूडेड इन। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि अगले पार्ट में यहाँ पे कोलेरिज महोदय थे,
तो आपने इसमें देखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ द राइटर वाज नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पे जो थे कॉकनी स्कूल के कोलरिज पुरस्कार में जो है शामिल नहीं थे, तो कौन थे? कोलरिज नहीं थे। हु ऑफ द फॉलोइंग डिड इन्वेंट द टर्म स्प्रंग राइट। यहाँ पे जो प्रयोग किया गया था स्प्रंग रिदम शब्द का जो आविष्कार किया गया था वो जिम हॉपकिंस ने किया था। और अगला है कि आप द फॉलोइंग इंडियन राइटर राइटिंग इन इंग्लिश स्कूल डज नॉट बिलोंग टू इंडियन डायस्पोरा। यानी कि यहाँ पूछा जाएगा अंग्रेजी में लिखने वाले जो भारतीय लेखक थे वो भारतीय डायस्पोरा प्रभावी जो प्रवासी नहीं थे, कौन थे? बीएस नायपाल थे। अगला है कि जो है अ पोएम इन विच ए सिंगल स्पीकर एट ए क्रिटिकल मोमेंट एड्रेसेस अनदर हुज प्रेजेंस इज इम्प्लिक्ट इन व्हाट द स्पीकर सेज इज। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक कविता है जिसमें वक्ता जो है किसी महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के जो है वो दूसरे वक्ता को संबोधित करता है। अनदर हुज प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति वक्ता द्वारा कही गई बातों में जो क्या होते हैं? इम्प्लिक्ट होते हुए, तो वहाँ पे निहित होता, अंतर्निहित होता, तो उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक प्रकार की नाट्य की एक आलाप कहते हैं। नेक्स्ट की एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव की जो चिंता होती है। द टर्म हैज बीन क्वाइंड बाय, यह शब्द जो गढ़ा गया था किसके द्वारा? कि हेरोल्ड ब्लूम के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था, प्रभाव की चिंता, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। अगला है पैराडॉक्स, विरोधाभास, टेंशन, तनाव। ये जो है क्रिटिकल टर्म्स जो प्रमोट किए गए थे, आलोचनात्मक शब्द जो बढ़ावा जिसके द्वारा दिया गया था, इनका नाम था टेट और ब्रुक्स, इनके द्वारा जो है ये किया गया था। अगला जो है नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कोलरिज के अनुसार जो व्हाट इट इज डिसॉल्व डिफ्यूजेस डिस्पिट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड टू यूनिफाई। यानी कोलरिज के अनुसार जो सृजन करने की बात की जाती है, एकीकृत करने की बात की जाती है, विलीन करने की बात की जाती है, तो वो नष्ट हो जाता है। क्या? जो सेकेंडरी इमेजिनेशन था जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कोलरिज के अनुसार जो ये कहते हैं कि पुनः सृजन करने के लिए या एकीकृत करने के लिए विलीन हो जाता है या नष्ट हो जाता है, वो होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन, द्वितीय जो कल्पना जो होती है उसे कहते हैं। अगला कह रहा है द साउल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टाइटिल। तो एरिस्टाइटिल महोदय यानी कि अरस्तु के अनुसार जो है यहाँ पे ट्रेजेडी जो होती है, त्रासदी की जो आत्मा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लॉट कहते हैं, कथानक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर जॉनसन ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। डॉक्टर जॉनसन का जो एक डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है ये प्रकाशित होती है किस में? 1755 में, यानी कि 1755 में। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स। यहाँ पे भी वही चीज, तो यूनिवर्सिटी विट्स के समूह का सदस्य जो कौन नहीं थे? तो बेन जॉनसन नहीं थे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज्ड द टर्म गायनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ऊपर हमने इसको शायद देखा है, एलन सोवाल्टर के द्वारा जो है ये पहली बार जो स्त्री आलोचना शब्द का प्रयोग किए थे एलन सोवाल्टर ने। द टर्म जो है कैंपस नॉवेल जो होता था, कैंपस उपन्यास शब्द जो संबंधित है वो है किंगले एमिस से संबंधित है। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इन इंग्लिश में जो अंग्रेजी में पहली त्रासदी लिखी गई थी वो कौन थे? गोरोबोडाइस। ठीक, उसके बाद द साउल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टाइटल जो था ये प्लॉट है, जैसा कि ऊपर भी डिस्कस इसलिए किया गया था कि जो ट्रेजेडी की आत्मा को जो है वो कथानक कहते हैं, कौन? एरिस्टाइटल में होते हैं। अगला जो कह रहा है यहाँ पे जो है डिक्शन का अर्थ क्या होता है? तो डिक्शन का अर्थ होता है स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, यानी बोलने या लिखने की शैली को कहते हैं। नेक्स्ट कि हु इज नॉट मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी जो ग्रुप था उसके मेंबर नहीं थे, कौन नहीं थे? जीबी शाह नहीं थे। उसके बाद है कि हु इज द पायनियर ऑफ द एस्थेटिक मूवमेंट। जो एस्थेटिक मूवमेंट हुआ था यानी कि सौंदर्यवादी जो आंदोलन हुआ था उसके जो अग्रदूत थे उनका नाम था वाल्टर पाइटर। अगला है हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर एप्रोस्टिक प्रोज स्टाइल। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूत्रात्मक गद्य शैली के लिए किसे जानते हैं? तो फ्रांसिस बैकन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फ्रांसिस बैकन को जानते हैं प्रोज स्टाइल के लिए। अगला है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री बाय ब्रुक्स एंड वॉरेन। यहाँ पे इनक्लप्ट द प्रिंसिपल ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म। यहाँ ब्रुक्स और वॉरेन की जो अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है ये जो सिद्धांत पे है वो क्या है? उसकी न्यू क्रिटिसिज्म, नई आलोचना पे। अदर फ्रेज जो यहाँ पे दिया गया है, वाक्यांश जो यहाँ पे दिया गया, डिसोसिएशन संवेदनशीलता और सेंसिबिलिटी दिया गया, वाज फर्स्ट यूज ऑफ इलियट इन हिच। यानी कि जो पृथक्करण और संवेदनशीलता का प्रयोग सबसे पहले जो इलियट ने किया था जो है वो कहाँ पे? तो ये मेटाफिजिकल कवि है, मेटाफिजिकल जो कवि थे उसमें ये किया गया था। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी कि साहित्यिक आलोचना के सिद्धांत की जो फेमस वर्क जो किया गया था ये किया गया था आई ए रिचर्ड्स के द्वारा। वर्स दैट हैज नो सेट थीम, नो रेगुलर मीटर, राइम और स्टैंजा पैटर्न इज कॉल्ड। यानी कि जिस पद्य में कोई निश्चित विषय ना हो और कोई नियमित रेगुलर मीटर ना हो, या वहाँ पे राइम ना हो, तुक ना हो, या वहाँ पे छंद जो है पैटर्न नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? फ्री वर्स कहते हैं, मुक्त छंद कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीच इन विच ए करेक्टर रिवेल्स हिज थॉट टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर करेक्टर्स इन द प्ले। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा भाषण है जिसमें जो है दर्शकों के सामने अपने विचार प्रकट करता है और नाटक के अन्य पात्रों के सामने नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आत्मभाषण कहते हैं। स्पीच इन विच ए करेक्टर रिवेल्स हिज थॉट, यानी कि अपने विचार को जो है प्रकट करता है किसके सामने? दर्शकों के सामने, ऑडियंस के सामने, लेकिन यहाँ पे करेक्टर इन द प्ले यानी जो पात्र होते हैं उनके सामने नहीं, तो उसे हम कहते हैं सोलिक्यूट यानी कि आत्मभाषण। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स सच एज ए प्लॉट। इसमें कह रहा है कि कथानक जो होते हैं, प्लॉट जो होता है और एक्सपोजिशंस जो होती है, जो उसकी व्याख्या होती है, जो पूर्वाभ्यास होता है, जो राइजिंग होती है,
ये जो एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन एंड सोल्यूशन जो होते हैं, यानी कि कथानक में जो पूर्वाभ्यास होता है, चरमोत्कर्ष होता है, जो समाधान होता है, ये जो सारे तत्व जो शामिल किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिक्शन कहते हैं, कथा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म गिवन टू फिक्शनल राइटिंग। यहाँ पे कह रहा है कौन सा शब्द जो है काल्पनिक लेखन को दिया गया, विच सेल्फ कॉन्शियसली एंड सिस्टमेटिकली ड्रॉ अटेंशन। जो कल्पना और वास्तविकता के बीच क्या होता है, एक संबंध, स्टेटस एज एन आर्टिफैक्ट इन ऑर्डर टू पोज क्वेश्चन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। यानी कि वास्तविकता के बीच संबंध में सवाल को उठाने के लिए चेतनापूर्वक व्यवस्थित करता है। इस कलाकृति को क्या कहते हैं, जो अट्रैक्शन बिटवीन कहता है फिक्शन एंड रियलिटी के बीच में जो है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज ए शॉर्ट पोएम। तो यहाँ पे शॉर्ट पोएम की बात करता है, विथ राइमिंग लाइन्स रिटन ऑन टॉम्बस्टोन इन प्रेस ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। यहाँ पे एक चीज एपिटाफ की बात की गई है। एपिटाफ क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो उसकी प्रशंसा के लिए कब्र पर कुछ चीजें तुकबंदी में पंक्तियों में लिखी जाती है, जिससे छोटी कविता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। और विलियम शेक्सपियर की एपिटाफ को आपको पता होगा, वहाँ पे लिखा गया है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट्री फॉर्म इन विच पोएम इज रिटन इन 8 लाइन। यानी कि अब यहाँ पे बताना है कि जो 8 पंक्ति की जो होती है, फिर उसके बाद ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ आइदर 10 और 11 लेवल एंड फॉलो द राइम स्कीम एज ABABABCC करके जो होती है, तुक योजना का जो पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओटावा रिमा। यानी कि जो कोई भी कविता होती है 8 पंक्ति के, जब वो 8 लाइन ऑक्टेव में लिखी जाती है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 10 से 11 शब्दांश होते हैं। तुक योजना उसकी ऐसी होती है, तो उससे मोटावा रिमा कहते हैं। अगला देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया सब्सिडी और सबऑर्डिनेट और पैरेलल प्लॉट इन अ प्ले अ स्टोरी दैट को एग्जिस्ट विद द मेन प्लॉट। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि किसी नाटक में क्या होता है, उसे हम सब प्लॉट कहते हैं, उपकथानक कहते हैं। किसी नाटक कहानी में जब कथानक को मुख्य कथानक के साथ जब को किया जाता है, यानी कि सह अस्तित्व में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब प्लॉट कहते हैं, उपकथानक कहते हैं। अगला जो दिया गया है उसमें कहा रहा है व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप, व्हाट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टाइप ऑफ पोएम विच हैज बीन अराउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यानी कि लंबी प्रकार से कौन सा जो सालों से चला आ रहा थी पोएम जो है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट फिक्शन स्टोरी दैट प्रेजेंटेड टू टीच रिलीजियस प्रिंसिपल सिंपल ट्रूथ और मोरल लेसन। तो उसे क्या कहते हैं हम, तो जैसे दृष्टांत के तौर पे पैराबल बोलते हैं, इसका पैराबल बोलते हैं जब कोई छोटी काल्पनिक कहानी हो जिसमें क्या होता है, रिलीजियस का जो प्रिंसिपल हो, यानी धार्मिकता की प्रमुखता हो, वो सिंपल हो, सही हो, और वहाँ पे एक मोरल लेसन, एक नैतिक पाठ सिखाने के लिए होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टांत के तौर पर जो है जानते हैं। अगला देख लेते हैं विच प्ले जो दिया गया है, वो एक प्ले के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है, यदि हीरो मस्ट ओवरकम इविल वेयर एलोग्रिकल इन नेचर, तो मोरलिटी प्ले होता है, यानी कि नैतिकता का नाटक होता है जिसमें नायक के चरित्र जो होते हैं वहाँ पे दिखाए जाते हैं, और उसमें बुराई पर जैसे विजय कोई प्राप्त करता है, ओवरकम इविल, यानी कि बुराई पर जब विजय प्राप्त करनी होती है, तो नायक की प्रकृति के जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नैतिकता का नाटक कहते हैं, मोरलिटी प्लेज कहते हैं। Which of the following novel adventures of an eccentric are disreputable in episodic from the genre gets from the Spanish word picaro or rock। यहाँ पे जो पूछा गया है पिकारो के लिए संदर्भ में पूछा गया है, उसे हम कहते हैं पिक्चेरियस्क्यू, यानी कि उपन्यास का जो है एक रोमांच होता है, एपोसिटिक होता है, जिसे दर्शाया जाता है, शैली जो होती है स्पेनिश का जो है पिकारो होता है, तो वह उसे दुष्ट कहते हैं, उसके आरफ कहते हैं। तो यहाँ पे शब्द जो होता है उस सुरम में कहा जाता है। उपन्यास का जैसे कोई एडवेंचर होता है ना, बदनाम होता है व्यक्ति, उसके रोमांच को जो है यदि हम दिखाते हैं एपोसिटिक एपिसोड के तौर पे ना, तो उस शैली में जो स्पेनिश शब्द था पिकारो से लिया गया है, तो इसलिए। अगला देख लेते हैं, अब पोएम इन विच इपिक कन्वेंशन, यानी कि कविता जिसमें महाकाव्य सबवर्टेड इज मार्क, यानी कि जो कविता होती है परंपराओं को जहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, हीरोइक इपिक कहते हैं। A long lyric poem serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanzic structure is an ode होता है। एक लंबी गीतात्मक जो है लॉन्ग लिरिक पोएम होगी, और जो विषय वस्तु होगा काफ़ी गंभीर होगा, शैली क्या होगी, बहुत ही मस्त शैली होगी। तो इस प्रकार की जो छंद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक ओड कहते हैं, एन ओड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडुअल फ्रॉम, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा मध्य युगीन के रूप में एक शार्ट कॉमिक और सटारिक टेल, यानी कि जो एक छोटी हास्य या व्यंग्यात्मक कहानी जो होती है, वह डीलिंग रियलिस्टिकली विद मिडिल क्लास, यानी कि जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के पात्रों के साथ जो है, लोअर क्लास जो होते करेक्टर उनके जो होते थे, उनके साथ जो है ये पेश आती थी, डिलाइटिंग इन द ड्राइवल एंड द ऑब्सेंस। तो यहाँ पे अश्लीलता का जो आनंद देती थी उसे हम क्या कहते थे, फैब्यूली कहते हैं, फैब्ल्यू। ठीक है। अगला है कि लैंग्वेज सीम स्मूथ प्लेजेंट एंड म्यूजिकल टू द ईयर इज टर्म एज, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कानों को अच्छी लगे और संगीतमय लगती है उसे हम क्या कहते हैं, यूफोनी कहते हैं, यूफोनी कहा जाता है। अब स्टैंडर्ड सॉनेट जो होते हैं इसको सभी को पता होगा कि 14 लाइन्स की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि लिरिकल पोएट्री रिफर्स टू, यानी कि जो यहाँ पे गीतात्मक कविता का मतलब जो होता है कि शॉर्ट पोएम रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग आर रिसिटेड। यहाँ पे जो अनियमित मीटर में छोटी कविताएं होती हैं जो गाने और सुनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उसकी बात कर रहा है। बैलेट जो होता है
एक शार्ट पोएम होती है, नरेटिंग इन टेल जो होती है, कविता जो एक कहानी सुनाती है, एक छोटी कविता जो उसे हम क्या कहते हैं, गाथा, गीत कहते हैं। लिरिक क्या होता है, लिरिक के बारे में जान लीजिए, एक गीत होता है। और शार्ट पोएम इन विच द पोएट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, यानी कि जो होता है एक छोटी कविता होती है जिसमें कवि जो होता है वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं को जो है, पर्सनल फीलिंग को जो क्या करता है वो व्यक्त करने का इंटेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गीत कहते हैं, लिरिक कहते हैं। अगला, द लिटरेसी आर्ट डायमेंसिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इन रिडिकुलस एंड इवोकिंग टू वर्ड्स विद एटीट्यूड ऑफ अम्यूजमेंट एंड इज क्रॉन इज कॉल्ड पैरोडी। यानी पैरोडी उसे कहते हैं जिसमें किसी विषय को हास्यास्पद बनाया जाता है और उसके मनोरंजन और जो उसमें तिरस्कार की भावना होती है उसे जगाने के लिए एक मतलब एटीट्यूड जो होता है ना, उसको अम्यूजमेंट किया जाता है। साहित्यिक कला जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। तो पैरोडी का मतलब होता है कि किसी विषय को जब हास्यास्पद बनाकर जो है और उसे कमतर आंकने के लिए जो है मनोरंजन के तौर पर तिरस्कार के भाव से जगा के साहित्यिक कला जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैरोडी कहते हैं। एंड आइम्बिक पेंटामीटर लाइन जो कंटेंट्स जो होता है, आइम्बिक पेंटामीटर का जो 5 फीट होती है, यानी कि 5 फीट होती हैं आइम्बिक पेंटामीटर की लाइनें। अब अगला जो कर रहा है, अलॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर्स ऑफ द होल कम्युनिटी रिटन इन नैरेटिव फ्रॉम एडलोप्टी स्टाइलिश कॉल्ड। जो एपिक कहा जाता है, किसे कहा जाता है, जब किसी समुदाय की कहानी होती है, नेता की एक लंबी कविता में होती है और शैली काफी अच्छी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिक कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। वो डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर, यहाँ पे कह रहा है त्रासदी को किसने इस प्रकार से परिभाषित किया कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। यानी कि त्रासदी एक ऐसी क्रिया का नकल है जो गंभीर रूप से जो है एक निश्चित परिणाम की होती है। अरिस्टोटल होते हैं वो। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे, राइट मीनिंग आपको बताना है। एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि जो स्त्रीलिंग बोलते हैं ना, उसका जो सही अर्थ क्या होगा, तो उसमें होगा अ मैन हु इज ओमिनियस इन हिज हैबिट, यानी कि एक ऐसा पुरुष जो अपनी आदतों में क्या हो, वो स्त्रीलिंग हो, तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, द टाइप ऑफ फिक्शन वो सेटिंग इज इन द मेडिवल पीरियड ऑफ एन ग्लूमी कैस्टल रिप्लेट विद टेन पैसेज एंड यूज ऑफ होस्ट एंड माइस्टेरियस इज कॉल्ड गोथिक नॉवेल। जो है गाथिक उपन्यास जो होती है, इसके बारे में पृष्ठभूमि क्या होती है ना, इसकी सेटिंग जो होती है वो मेडिवल मध्ययुगीन काल होता है। और इसमें एक चीज़ ग्लोमी होती है, उदास होते हैं, ठीक है। और ये कोई एक महल होगा ना, कोई वहाँ पे जाके जो है इसके चीज़ों का एक भूत जैसे रहस्य के जो भरा रहता है, तो उसे हम कहते हैं गोथिक नॉवेल। व्हाट इज पोएटिक लाइसेंस, अब बताओ पोएटिक लाइसेंस क्या होता है। तो पोएटिक लाइसेंस यही होता है कि लिबर्टी विथ लैंग्वेज एंड फैक्ट इन पोएट्री, यानी कि भाषा और कविता में तथ्य जो काव्यात्मक स्वतंत्रता, इसे ही कहते हैं, जहाँ पे जो है भाषा और कविता में तथ्य हों। अब यहाँ पे जो है काव्यात्मक स्वतंत्रता का मतलब जो है इतना ही आपको जानना है कि जहाँ भाषा और कविता में तथ्य हों। अगला है द अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट एंड अवेयरनेस इन द वेकिंग माइंड इज कॉल्ड, यानी कि जो मन होता है ना और जो जागरूकता होती है, इसके जो प्रवाह होते हैं समझने जानने के, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी कि चेतना की धारा। अगला है व्हाट इज मेंट बाय, जो कहते हैं शिष्या के जो शब्द मिलता है ना, यहाँ पे जो है एक प्यूरिटियन ऑफ इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर जो था, इसमें कहा गया है कि जो मेन अर्थ जो इसका होगा उसके बारे में जो है दिया गया था। फिर अगला जो दिया गया है यहाँ पे जो है क्रिश्चियन का अर्थ यहाँ पे यही है कि दया और भय की भावना का जो है वो शुद्धिकरण करने का मतलब यहाँ पे होता है। और द टर्म ऑफ डायस्टोपिया इम्प्लाइज जो दिया गया है, डिस्टोपिया इसे बोलते हैं, या डायस्टोपिया भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें कही गई इसका अर्थ मतलब होता है अनप्लेजेंट इमेजिनरी वर्ल्ड, यानी कि अप्रिय अकाल्पनिक दुनिया जो होती है। अगला है कि हु इज द फादर ऑफ द टर्म, जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट है। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्रोलेटेरियन नॉवेल, जो होता था सर्वहारा उपन्यास जो होता था वो वर्किंग क्लास पर डिपेंड करता था। करेक्टर विच रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थॉट द स्टोरी इज कॉल्ड, यानी कि जो फॉल्ट करेक्टर होते थे जो ना, उस फॉल्ट चरित्र जो होता था ये पूरी कहानी में लगभग क्या होते थे, अपरिवर्तित रहता था, उसे ही हम क्या कहते थे, फॉल्ट करेक्टर कहते हैं, यानी कि फॉल्ट चरित्र कहते हैं जो पूरी कहानी में अपरिवर्तित रहता है। व्हाट इज क्लोजेस्ट ड्रामा, क्या होता है, तो जो ड्रामा टू बी रीड, जो कि पढ़ा जाने वाला नाटक हो, उसे कहते हैं ट्रेजर राइमा, यानी कि ट्रेजर रीमा जो होता है ना, इसमें 3 पंक्तियों का होता है। द एपिक इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू, जो होती है 12 बुक्स में, जो आमतौर पे महाकाव्य जो पुस्तकें विभाजित होती हैं वो 12 पुस्तकें होती हैं। और स्पेंसरियन स्टैंजा जो होता है, स्पेंसरियन जो छंद होते हैं वो 9 लाइन के होते हैं। ब्लैंक वर्स जो होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है कि बिना तुकबंदी, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, बिना तुकबंदी वाला आइम्बिक पेंटामीटर होता है। अगला कारक एन इएम्बस कंसिस्ट ऑफ, तो यहाँ पे पूछा रही आइम्बस में जो शामिल होता है उसमें क्या होता है, 1 अनसेंटेंस लेवल फॉलोड बाय एन एसिडेंट 1, यानी कि इसमें आइम्बस में जो शामिल किया जाता है उच्चारण रहित शब्दांश के बाद एक उच्चारण वाला शब्दांश होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एन अलेक्जेंड्रियन इज द लास्ट लाइन ऑफ द, यानी जो अलेक्जेंड्रियन जो स्पेंसरियन जो छंद होते हैं ना उसकी अंतिम पंक्ति होती है। अलेक्जेंड्रियन स्पेंसरियन छंद की जो है अंतिम पंक्ति है। कौन, अलेक्जेंड्रियन को जो है स्पेंसरियन यदि छंद है तो उसकी अंतिम पंक्ति होगी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे जो कहते हैं, जैसे कि मान लो कि किसी भाषा के विकास की बात अगर की जाती है तो भाषा विज्ञान के रूप में उसे जाना जाता है। अगला देखते हैं, द बर्थ प्लेस ऑफ द सोनेट, तो सोनेट का जन्म स्थान क्या है, इटली है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर, तो जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है यानी कि सटायर का व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वो टू रिडिक्यूल फुली, यानी कि मूर्खता या आरवाइस या बुराई का जो उपहास किया जाता है यहाँ पे।
अगला है कि जो है ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज, यानी कि गलत विचार या छवि को हम किस रूप में जानते हैं, इल्यूजन के रूप में जानते हैं, भ्रम के तौर पे जानते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड इज कॉल्ड, यहाँ पे जो दिया गया है डिक्शनरी मीनिंग में जो है उसे क्या कहा जाता है, डिनोटेशंस कहा जाता है, यानी कि अर्थांकन कहलाता है शब्दकोश का जो अर्थ होता है। अगला जो दिया गया है एलिपिसस का अर्थ क्या होगा, एलिपिसस का मतलब जो होता है मिशंस ऑफ वर्ड, शब्दों का लोप होना, यूजिंग सॉफ्ट साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटिस। अब यहाँ पे जो दिया गया है इसका मतलब होता है इफ यू मिस मीन्स होती है व्यंजना, और तीखीपन से बचने के लिए जो ऐसे सॉफ्ट शब्द जुड़े जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजना कहते हैं, यूफ्यूज में कहते हैं। द 7 लाइन स्टैंडर्ड यूज्ड बाय मेडिवल पोएट्स इन इज नोन, यानी कि जो मध्य युगीन कवियों द्वारा जो 7 पंक्ति वाले छंद इस्तेमाल किए गए थे तो उसे हम क्या मानते हैं, राइम रायल, यानी कि तुकबंदी शाही बोलते हैं ना। उसके बाद अगला जो दिया गया एलजीज एंड सोनेट आर 2 टाइप्स ऑफ पोएम्स होती हैं, 2 प्रकार की कविताएं होती हैं, शोकगीत और सोनेट। इन लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी साहित्य के दृष्टिकोण के अर्थ में जो है व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक प्लेस, यानी कहानी कब और कहाँ घटित हुई है, तो लिटरेचर का दृष्टिकोण का मतलब यही होता है कि कहानी कहाँ कब घटित हुई है। इन फिक्शंस द आथर्स ओवरऑल, यानी कि जो फिक्शन होते हैं कथा में साहित्य में जो लेखक की जो है मुख्य जो है मेन आइडिया जो होती है आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कार्ड लेता है, इसमें जो होता है मुख्य तौर पे इसे हम क्या कहते हैं, थीम कहते हैं। A story that end with a happy resolutions of conflicts faced by the main characters। अब यहाँ पे जो कॉमेडी होती है कहानी का जो इंपॉर्टेंट है, स्टोरी दैट एंड, जो स्टोरी जो मुख्य पात्र जो है, और यहाँ पे हैप्पी रिजोल्यूशन होता है, यानी कि जो है सुखद समाधान हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट फेस होता है, यानी संघर्षों का जो संघर्ष होते हैं ना उसका सुखद समाधान होता है, और उसी के साथ जो ये एंड हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमेडी कहते हैं। पोएम जो कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, जो 4 पंक्तियों वाली कविता होती है, आर 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट, या 4 पंक्तियां जिन्हें इकाई के रूप में जाना जाता है उसे हम क्वार्टेन कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमैनिसिपेटर्स आर एग्जाम्पल्स जो होते हैं, महान मुक्तिदाता बोलते हैं, इसका मतलब जो होता है तो ये जो उदाहरण है वो एपिथेट के हैं, यानी कि विशेषण के तौर पे कहते हैं। अगला है टाइप ऑफ जो है कॉमेडी, अ टाइप ऑफ जो है कॉमेडी इन विच रिडिकल्स एंड ऑफन, यहाँ पे बात जो की जा रही है ना एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें क्या होता है, हास्यास्पद होता है, स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन सिली फॉर फेस्ड सिचुएशंस। यहाँ पे जो है फेट्स बोला जाता है, प्रहसन को बोला जाता है जब एक प्रकार की कॉमेडी जिसमें हास्यास्पद जो है लेकिन रूढ़िबद्ध चरित्र हो, उसमें मूर्खतापूर्ण भी दिखाया जाए और दूर की जो बातें होती हैं उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें इन्वॉल्व इन सिली, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेट्स कहते हैं, प्रहसन कहते हैं। फिर अगला है द टर्म, जो टर्म दिया गया नेग्रेट्यूड वाज क्वाइंड बाय, तो नेग्रेट्यूड का निर्माण जो किया गया वो किया गया है यहाँ पे एमएस सेसेयर थे और एक थे लियोपोल्ड चिनघोर थे। अगला द टर्म जो स्ट्रीम ऑफ, जो यहाँ पे कॉन्शियसनेस जो शब्द लिया गया जो है वाज टेकन फ्रॉम द बुक, जो पुस्तक से लिया गया है वो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत से। स्प्रिंग राइथम इज एन एग्जांपल ऑफ, जो था स्प्रिंग रिदम जो होता था ना, ये उदाहरण है किसका, वर्स का, यानी कि छंद का है। अनराइम्ड मेटेरियल कंपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ 5 iambic मेजर्स, तो जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में जो 5 iambic के माप होते हैं, ईच लाइन जो होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट है द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर, किसी व्यक्ति कंक्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन, अ थिंग, अ प्लेस और एन एक्सपीरियंस, यानी कि किसी व्यक्ति के वस्तु या स्थान या अनुभूति जगाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इमेजरी कहते हैं, कल्पना कहते हैं। नेक्स्ट की ब्रीफ स्टोरी टोल्ड इलस्ट्रेट अ पॉइंट और वर्ड्स, एग्जांपल ऑफ समथिंग ऑफन शोइंग कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल, एनीक्डोट, यानी कि यहाँ पे किस्सा होता है ना उसे कहते हैं एनीक्डोट, यानी कि कोई स्टोरी की संक्षिप्त कहानी जो होती है उसको स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण दिया जाता है उसे जो अक्सर हम किसी व्यक्ति के चरित्र को जो दिखाते हैं तो उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला इस सॉन्ग ऑफ सॉरी स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, एलिजी के बारे में कह रहा है कि एलिजी जो होती है जिसे शोक गीत कहते हैं ना, मृतकों के लिए होता है ये। ऑक्टेवर इन सोनेट कंसिस्ट ऑफ, जो 8 लाइन की होती है सोनेट में जो है ऑक्टेव जिसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एस्थेटिक मोमेंट लेट इन 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है वाक्यांश के सौंदर्य के लिए सबसे अच्छी तरह से क्या लिए, कला के लिए कला, आर्ट फॉर आर्ट से। स्ट्रोप एट्रिस्ट्रोप एंड एपोड फ्रॉम 3 पार्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी कि स्ट्रॉप, एंटी स्ट्रॉप और एपोड जो होते हैं, यह एक जो है क्लासिक ओड होते हैं, इनके 3 पार्ट होते हैं। अगला द रिवल्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो, जो यहाँ पे ट्रेजिक हीरो की बात की कि जो दुखद नायक होते हैं, तो भाग्य के उलटफेर के लिए जो हम उसे क्या कहते हैं, पेरिपेडिया। इफिनी मीन्स क्या होता है, यूफिनी मीन्स जो होता है यहाँ पे दिया गया है कि इफिनी मतलब होता है कि मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड प्रेजेंस, यानी कि एपिफेनी का अर्थ होता है कि ईश्वर की उपस्थिति की या उसका प्रकटीकरण या प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण कहेंगे, प्रस्तुतिकरण तो नहीं कहेंगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं। अगला कि व्हाट इज यूफोनी, यूफोनी क्या है, एक जो प्लेजेंट साउंड है, सुखद ध्वनि होती है। व्हाट इज जो यहाँ पे बैरोक क्या होता है, बैरोक जो एक शैली है, स्टाइल है, और हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, यानी कि पोएटिक जस्टिस वाक्यांश का जो लोकप्रिय किसने किया था, तो उसने राइमर ने किया था। और व्हाट इज सोलिट्री, यहाँ पे जो दिया गया एकालाप जो होता है ना, एकालाप का मतलब होता है कि अनएक्टेड सीक्रेट थॉट अटर्ड क्लाउड, किसी अभिनेता द्वारा जोर से बुलाया गया जो एक बहुत छुपा हुआ कोई सा थॉट हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हु कंसीडर द रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म इन लिटरेचर,
यानी कि रोमांटिकतावाद को साहित्य में उदारवाद जो माना गया था वो माने थे थियोडर वाट्स डंटन ने। द टर्म ऑफ नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम, जो लिया गया था तीसों तक को पता होगा कि नोवेला से लिया गया था, उपन्यास की तावली शब्द जो है। अगला है द ईयर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नोन एज, क्या होता है, तो इसके लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया जाता है हमरिता, यानी कि त्रासदी में निर्णय की त्रुटि को हमरिता बोलते हैं। अगला है लिरिक जो होता है, लिरिक मतलब एक गीत जो होता है, जैसा कि ऊपर भी डिस्कस किया गया था कि छोटी कविता जो उसमें व्यक्तिगत भावनाओं को व्यक्त करता है। शार्ट पोएम जो द पोएट एक्सप्रेस हिज इंटेंस पर्सनल फीलिंग, उसे लिरिक कहते हैं। सिंपलिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर्स, क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेट कहते हैं। अगला कि व्हाट इज असाइड, क्या होता है, एड्रेस्ड इन वर्ड दैट द अदर एक्टर्स आर नॉट सपोज टू हर, यहाँ पे जो है अलग मतलब यहाँ पे जो किया गया ऐसे शब्द संबोधित किया जाता है जिन्हें अन्य अभिनेता को जो है नहीं सुनना चाहिए, उसे हम कहते हैं एसाइड। वो रोट मेटाफिक्शन, अब मेटाफिक्शन जो लिखा गया था वो लिखा गया था पेट्रिसिया वाह के द्वारा। और यहाँ पे अगला जो पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो शोक गीत है, ईशांगा ग्रीव, इसे हम कहते हैं शोक गीत, का अर्थ जो होता है शोक गीत। ओटावा राइमा, ओटावा राइमा का मतलब होता है कि स्टैंजा जो आईएमपी पेंटामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, 8 पंक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी विट्स ए फ्रेज यूज्ड टू नेम ग्रुप ऑफ लेट 16th century इंग्लिश प्लेराइट एंड पम्पलेट हु वेर एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज एंड हु बिकम पॉपुलर सेक्युलर प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे पूछा जाए यूनिवर्सिटी विट्स का जो एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया था किसमें, 16वीं सेंचुरी के पीरियड में जो है, तो वहाँ पैम्पलेटर्स जो एक समूह का नाम के लिए किया जाता था, तो उसमें जो विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहते थे ना उनके लिए जो किया जाता था। तो शिक्षित थे, लोकप्रिय थे और धर्मनिरपेक्ष लेखक बन गए थे, उसके लिए जो है एक समूह बना था। उस समूह में जो सदस्य क्रिस्टोफर मार्लो और लेखक बन गए थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे, उसके बाद रॉबर्ट ग्रीन थे, थॉमस नेसे थे, जॉन लीली थे, और उसके बाद थॉमस जॉर्ज पिल थे, थॉमस स्ट्रीट थे। द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल शेक्सपियरियन सोनेट, जो शेक्सपियरियन सोनेट में जो औपचारिक संरचना होती है उसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टेन और एक कपलेट होते हैं। और व्हाट डू द नॉवेल्स पामेला क्लैरिसिस सेमिला एंड लेडी सुसेंट शेयर विद ईच अदर, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नारीवाद को लेकर के जो है बैगनी लेवेंडर के द्वारा जो है यहाँ पे किया गया है कि वे सभी क्या होते थे ना, एपिस्टोलरी होते थे, पात्रात्मक होते थे, जिसमें क्लेरिसा लेडी सुसान एक दूसरे के साथ जो है साझा करते हैं। यहाँ पे ओमिनिस्ट टू द फेमिनिज्म, अ पर्पल इज टू लेवेंडर्स फ्रेज यूज्ड बाय, यानी कि नारीवाद के लिए जो एलिस वाकर ने यूज़ किया था, बैगनी लेवेंडर के लिए एक मुहावरा है कि मतलब कि बैगनी एक मुहावरा जिसका उपयोग करते थे एलिस वाकर नारीवाद के लिए जो है बैगनी लेवेंडर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको नोट डाउन करते। थोड़ा बोरिंग ना समझिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन जल्दी काम है, 1 घंटे से कम की ही होगी। अगला जो है वो है कंसिस्ट एंड विट, यानी कि दम और बुद्धि के लिए जो है आर द फीचर्स ऑफ, जो ये बुद्धि होती है किसकी, तो मेटाफिजिकल पोएट्री की विशेषता होती है। अगला देख लेते हैं जो उसमें पूछा जा रहा है, इमेज इज स्कूल ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिस्ड अंडर द लीडरशिप, एजरा पाउंड के द्वारा जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि एजरा पाउंड के नेतृत्व में फला फूला था क्या, इमेजिन कल्पनावाद, कविता का एक स्कूल। एंड अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड, क्या होता है वो, ब्लैंक वर्स होता है। द वर्ड कैथारिसिस जो है टेकन, जो लिया गया किससे लिया गया है, इसको लिया गया है जो है शब्द विन्यास। तो शब्द विन्यास का मतलब शब्द जो है यहाँ पे कैथारिसिस जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र मेडिसिन से लिया गया। और डिक्शंस मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे जो है सिंटेक्स एंड वर्ड आर्डर जो होते हैं, शब्द विन्यास का मतलब ये होता है वाक्य विन्यास और शब्द का जो है क्रम जो होता है। ले लाइक द फोल्ड से ब्राइड ग्रेडल डोवर विच इज एन एग्जांपल, आप यहाँ पे डोवर विच में जो ले लाइक द फोल्ड ऑफ ब्राइड गर्डल जो उदाहरण है वो कैकोफोनी का है। द टर्म द लास्ट जनरेशन यूज टू रिफर टू, जो है लास्ट जनरेशन उपयोग जो गृह युद्ध के काल में हुआ था, अमेरिकन राइटर इन द सिविल वार पीरियड में किए थे, किसको, लेखक को संदर्भित करने के लिए किए थे। अगला क्या है, फेबुलरी, यहाँ पे जो दिया गया है इस शब्द का मतलब होता है फेबुलरी, जो होती है एक शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है। ओरिजिन के बारे में इसको पूछा गया तो इसकी ओरिजिन क्या है, फ्रेंच है। द जेनर ऑफ द कैंपस नॉवेल जो दिया गया, कैंपस नॉवेल की शैली का जो है इनॉग्रेटेड कौन किया था, उद्घाटन किसने किया था, तो ये थे किंग्सले एमिस ने किया था। द थ्योरी रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद, क्या था, तो यहाँ पे जो था रीडर रिस्पांस की आलोचना की जो शैली थी वो स्टैनली फिश से जुड़ी हुई है। द एक्सप्रेशंस विक्टोरियन कंप्रोमाइज इज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी कि विक्टोरियन समझौता शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो किए थे वो जीके चेस्टरटन ने किया था। प्री राफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो प्री राफेलाइट कविता का मुख्य रूप से जो था संबंध नैरेटिव एंड स्टाइल से था, यानी कि कथा और शैली से था। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स क्या होता है, आत्मकथात्मक अर्थ होता है द लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि किसी व्यक्ति का स्वयं के द्वारा लिखा गया अपने जीवन का इतिहास, उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच अब द फॉलोइंग वर्ड मीन टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि ये चीज पूछा गया है, ऊपर भी डिस्कस किया गया था, किसी शब्द के अर्थ के तौर पे स्वयं से जब बात करते तो उनसे कहते हैं सोलिलिक्यू, यानी कि एकालाप। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यानी एपिक, अब एपिक के बारे में क्या होता है कि महाकाव्य था, कौन था, मिल्टन पैराडाइज लास्ट, क्या था, महाकाव्य था। नेक्स्ट कि व्हाट इज जो है कैशुरा इन पोएट्री, कविता में ये कैशुरा क्या है, तो अपॉज इंडिकेट बाय ए कामा, जब अल्प विराम द्वारा जो सांकेतिक विराम दिया जाता है तो उसे कैशुरा कहते हैं। अगला द हीरोइक कपलेट जनरली इन है, जो हीरोइक कपलेट होता है वो जनरली जो होता है किसमें होता है, आइम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। द वर्ड शेडिज्म,
सैडिज्म शब्द की उत्पत्ति जो होती है यहाँ पे बताया गया कि नोटेरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस डे सैडे, यानी कि जो यहाँ पे सैडिज्म शब्द की उत्पत्ति होती है फ्रांसीसी के लेखक थे मार्क्यूस डे सैडे से हुई थी। और इन मेट्रिक मोमेंट जो यहाँ पे देख इंजैम्बमेंट मीन्स क्या होता है, तो इसका प्रयोग जो मेट्रिक मोमेंट में इंजैम्बमेंट का अर्थ होता है कि जो है स्ट्राइडिंग ओवर मतलब आगे की तरफ जो है बढ़ना। अ पर्सन टोन एंड वॉइस, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो है पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म्स, यानी कि जो है व्यक्तित्व तो आवाज की आलोचना के तौर पे जो है हम जानते हैं द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी चरित्र चित्रण को उजागर करने की प्रवृत्ति को जो है ये दर्शाता है। यहाँ पे अगला पूछा है यूबी शंट और मोटिव का अर्थ क्या होता है, द वेयर आर फार्मूला फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, यानी कि अतीत पर विलाप करने के लिए जो सूत्र था वो था यूबी शंट मोटिव करके था। अगला है कि मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथस सिग्निफाइंग, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है जो मिथक जो था ग्रीक मिथस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है कि स्टोरी यानी कि कहानी, प्लॉट मतलब कथानक, और ट्रू आर इन्वेंटेड सत्य या काल्पनिक होता है। द टर्म फॉर द नॉवेल इन मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज क्या होता है, तो इसका मूल जो लैंग्वेज होता है नोवेल्ट होता है, नोवेलेट होता है। अब देख लेते हैं अगला जो कह रहा है वो है पैथेटिक फैलेसी जो है, पैथेटिक फैलेसी जो होती है एक मुहावरा है, फ्रेज इन्वेंटेड जो इसको किया गया था, आविष्कार जो जॉन रस्किन ने किया था 1856 में। और नेक्स्ट की जो यहाँ पे जाउन से दिया गया है, जाउन डिफ्यूज में जो था एक प्रकार से व्यंजना कहा जाता है, और ये गार्ड्स उनसे यानी भगवान के घाव की बात कर रहा है। एजिटोप्राप थिएटर जो था वेल नोन फ्रॉम द 20th सेंचुरी के बीच में जो एजिटोप्राप थिएटर जो था प्रसिद्ध हुआ था, मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म, यानी कि जो थिएटर के रूप में उपयोग करते थे मार्क्सवादी और साम्यवादी प्रचार के तौर पे। अब बैलेड स्टैंजर्स जो होते थे, तो बैलेड स्टैंजर्स जो होते थे ये 4 लाइन के होते थे बैलाड। अगला है कि व्हाट डज द टर्म यहाँ पे दिया कर्टन रेजर इंडिकेट्स इन ड्रामा, तो ये क्या होता है कि शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले, नाटक में जो कर्टन रेजर शब्द का दर्शाता है वो मुख्यतः इसी चीज को शार्ट प्ले बिफोर द मेन प्ले की। तो अगला देखते हैं यहाँ पे जो व्हाट डज द टर्म कर्टन रेजर की जो बात कर रहे थे, कर्टन रेजर देख चुके हैं। द वर्ड पिकारेस्क जो हैज बीन डेरिवेट फ्रॉम, तो यहाँ पे जो पिकारेस्क शब्द का जो इस्तेमाल किया गया स्पेनिश वर्ड पिकारोकस से जो है लिया गया है। नेक्स्ट द सोनेट इज अ पोएम ऑफ, तो जो सोनेट की 14 पंक्तियां होती हैं 14 लाइन्स जो होती हैं। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज जो फॉर्म जो होती है, शास्त्रीय जो नाटक ट्रेजेडी होते थे उसे क्या कहते थे, ड्रामा, इसका एक रूप था ड्रामा। और एलजी की जो शुरुआत होती है ना, एलजी मतलब कि समझ रहे होंगे कि शोकगीत जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होती है पोएम ऑफ सॉरी दुख की कविता जो है होती है। और उसके बाद जो है द नॉवेल क्या होता है, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, नॉवेल उसे कहते हैं कि जो नवीनतम रूपों में से जो एक होता है उसे कहते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है कि एक नाटकी का क्लब को कहते हैं कि कविता कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजेडी कहते हैं। ट्रेजेडी कहते हैं कि जब लेखन में गंभीर और पूर्ण क्रिया की जो नकल की जाती है, सीरियस हो, कंप्लीट हो, गंभीर हो, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं ट्रेजेडी का। अगला बैलेट क्या होता है, तो बैलेट का मतलब होता है कि जो फोक सॉन्ग और ओरली ट्रांसमिटेड पोएम, एक लोकगीत हो मौखिक रूप से जो है कविता को प्रसारित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेट कहते हैं, यानी कि गाथा गीत। और डिनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू क्या होता है, यहाँ पे जो उपसंहार बोलते हैं वो किससे संबंधित होता है, नाटक से होता है। एन जो है इकलाक जो होता है एक पेस्टोरल पोएम होती है, देहाती कविता होती है। सिमली जो होती है वो एक भाषण जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, मतलब एक अलंकार होती है। अगला है वर्ड्स फ्रॉम यूजिंग स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि 8 लाइन का जो प्रयोग किया जाता है, ईच विद 11 लेवल, और जिसमें 11 शब्दांश होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उटावारिमा कहते हैं। और द आइडिया दैट द गुड आर रिवार्डेड एंड द इविल पनिश्ड इज टर्न, यहाँ पे जो बात की गई है अगला जो है कि आइडिया जो पोएटिक जस्टिस होता है इसमें पुरस्कृत किया जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं ना उन्हें दंडित भी किया जाता है। अगला क्या होता है, एन एक्सटेंडेड स्पीच इन विच कैरेक्टर्स एलोन एक्सप्रेस हिज थॉट एंड स्टेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, यहाँ पे इसकी भी चर्चा की गई, कलाप कहते हैं, सोलिट्यूड कहते हैं। ऊपर की तरफ भी डिस्कस किया गया था कि जब यहाँ पे एक भाषण होता है जिसमें अकेले मंच पर जो पात्र होता है अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो उसे एकालाप कहते हैं। अगला कह रहा है कि जो है डेक्टाइल जो होता है इज ए मेटेरिकल फुट कंसिस्टिंग क्या होता है, 3 लेवल, 3 शब्दाओं जो मिलते हैं तो एक छंद बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्टाइल कहते हैं। अ वर्क दैट मेक्स फन एंड अदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ द राइटर्स स्टाइल इसे कॉल्ड, क्या होता है, वह पैरोडी होती है। उसके बाद जो है अगला कह रहा है कि सीन दैट इंटरप्रेट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टोरी डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड इन रियल टाइम, यहाँ पे जो एक दृश्य जो होता है, कहानी जो होती है ना, वो कालक्रम होती है, उसके बाद पहले समय में किसी चीज़ को जो दर्शाया जा सके जो है उसके लिए फ्लैशबैक का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो है एक हाइमन जो होता है, एक पोएम की पेज होती है, यानी कि जहाँ पे प्रशंसा की कविता की जाती है उसके लिए हम हाइमन कहते हैं। जैसे हिंदी में या अपने पौराणिक उसमें देखते हैं कि भजन वगैरह कीर्तन वगैरह जो किया जाता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ये आइम्बिक पेंटामीटर जो होता है, एक मीटर एक सोनेट जिसमें लिखा जाता है उसमें आइम्बिक पेंटामीटर में,
हु इन्वेंटेड द टर्म जो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग रिदम जो होता है, इसका आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। और ओडिपियस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ रहा है, तो वह जो है एसेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर, एक बेटा अपनी माँ के प्रति जो आकर्षण होता है उससे हम कहते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला जो दिया गया है द टर्म जो मेटाफिजिकल पोएट्स का, मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक कवि के लिए टर्म का जो प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने किया था। और मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता था, ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर के रूप में रॉबर्ट ब्राउनिंग को जानते हैं। और डेफिनेशन इज सीरियस कंप्लीट एंड ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड जो होता है, यानी कि जो ट्रेजेडी होती है उसके अनुसार गंभीर और महत्वपूर्ण जो परिणाम निकलते हैं उसको ट्रेजेडी के तौर पर जानते हैं। अगला जो है वर्स लिब्रे, जो एक मतलब ओपन फॉर्म होता है। द नेम ऑफ ओरिजिनेटर जो है डिकंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, इसके बारे में मूल जो डिस्कशन के निर्माता होते हैं उसका नाम था जैकस डेरिडा। द रेगुलर ओड इज ए क्लोज इमिटेशन, क्या होता था, जो नियमित ओड की करीबी जो नकल होती है उसे हम क्या कहते थे, पिंडर कहते थे। अगला है जो नोवेला, नोवेला शब्द जो है ये इटली। उसके बाद जो पोएटिक जस्टिस वाज टर्म जो क्वाइंड किया गया था, जो पोएटिक जस्टिस का जो है ये किया गया था थॉमस राइमर के द्वारा। और चार्मिंग एंड विटी जो शब्द का प्रयोग किया गया था, आकर्षक और मजाकिया के तौर पे जो एक्सप्रेस किया गया था, इनका नाम जो था यहाँ पे सेशन टेल्टिंग नाम इनका था उस यहाँ पे, इसलिए जो है चार्मिंग और विटी शब्द का प्रयोग यहाँ पे आकर्षक और मजाकिया को दिखाई दे शानदार शब्द का प्रयोग किया गया था। एपिक क्या होता है कि लॉन्ग नरेटिव पोएम होता है। एपिक का मतलब यहाँ पे जो महाकाव्य होता है गंभीर विषय और लंबी कथात्मक कविता होती है। एक्ट क्या होता है, एक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। एक्ट क्या होता है कि मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ ए प्ले, यानी कि नाटक की कार्रवाई जो काम होते हैं नाटक का, उसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अलगाव किया जाता है, थोड़ा सा एक्ट दिखाया जाता है, एक्ट 1 सीन 2 ऐसे करके पढ़ते होंगे, उसमें दिया गया, इसलिए जो इसको एक्ट बोला गया। इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज, क्या होता था, यहाँ पे जो है निबंध को जो है यहाँ पे स्कॉलरी ऐसे बोलते थे, मतलब विद्वानों का निबंध कहते थे, जब अनौपचारिक निबंध को हम इस तौर पे भी जान सकते हैं। अगला है गिव द करेक्ट टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट गिवन, सेट ऑफ फैक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी भी पंक्ति और स्तंभ को व्यवस्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं, विच इज ए साउंड वर्ड। अब अगला पूछ रहा है कि ध्वनि शब्द जो है क्या है, चक्कल है, एक हंसी है। और एक जो है अगला पूछा जा रहा है 2 to 8 में कि एक समानार्थी क्या है, होमिनी सिमिलर इन द साउंड बट डिफरेंट इन द मीनिंग। तो यहाँ पे समानार्थी शब्द ध्वनि में समान लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो है भिन्नता का तात्पर्य से आप क्या समझते हैं। तो जहाँ पे रिकॉग्नाइज और शो द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो बीचों के बीच जो अंतर पहचाना है दिखाना होता है, उसे हम इस शब्द का डिनोट करते हैं, किसमें, भिन्नता, डिफरेंशिएट कहते हैं। अब पैरोनिम क्या होता है, अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, अब वर्ड नॉट स्पेल्ड एन अदर बट प्रोनाउंस एग्जैक्टली एज द अदर, यानी कि एक समानार्थी शब्द में जो होता है एक दूसरे शब्द की तरह नहीं लिखा जाता लेकिन दूसरे शब्द की तरह उसका उच्चारण किया जाता है, जैसे नो को KNOW लिखते हैं, नो लिखते हैं, ऐसे करके। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय, तो जो टर्म दिया गया था नकारात्मक वाला, ये जॉन किट्स के द्वारा दिया गया था। ऑट्रो जो अमन पे गार्ड है, यहाँ पे जो एक चीज़ दिया गया टर्न कोट का जो दिया गया है, इसका मतलब होता है अ मैन हु चेंज हिज ओपिनियन, यानी कि जो टर्न कोट का मतलब एक व्यक्ति जो अपनी राय बदल देता है। अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर द एंड इज कॉल्ड, जो कपलेट होता है जिसे कहा जाता है, उसके बाद जो मतलब तुकबंदी करने वाली जो 2 पंक्तियाँ होती हैं उसको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशंस, अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि अवंत गार्डे जो है ये क्या होता था कि जब न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी कि जब नई राइटिंग को लेकर के अभिनव जो होता था उसे हम अवंत गार्डन के तौर पे अभिव्यक्त करते थे। अगला कि व्हाट इज द स्ट्रीम ऑफ, जो दिया गया है चेतना की धारा, कॉन्शियसनेस टेक्निक जो होती थी, इसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते थे कि टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग, जो आंतरिक विचार की भावनाओं को दर्शाती थी तकनीक की। विच वन ऑफ दीज इज, अब यहाँ पे सेकेंडरी एपिक की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी एपिक एनिड, द्वितीय एक महाकाव्य। अगला द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग कंसोनेंट्स इज नोन एज एजोनेंस, एजोनेंस बोलते हैं इसको। और अगला देख लेते हैं, अगला कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, अंग्रेजी कविता को तो वाइट ने किया था। और अनदर नेम फॉर वर्स लिब्रे जो दिया गया था, वर्स लिब्रे का नाम जो है वो फ्री वर्स है। और द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट इज कॉल्ड, जो होती है ऑक्टेव कहते हैं। द टर्म एस्से इज द डेरिवेटिव द फ्रेंच रूट, जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो फ्रेंच में जो है एस्से जो होता था ना, उसके लिए निकाला गया जिसमें टोटरी से। अगला है द रिहोट्रिकल डिवाइस इज एनाफोरा इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अनाफोरा के अलंकारिक युक्ति का मतलब होता है कि रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड सक्सेसिव सेंटेंस और क्लाज, यानी लगातार वाक्यों और खंडों में जो पहला शब्द जो है दोहराया जाता है, उसी के लिए जो है हम यहाँ पे इस चीज़ का जो है प्रयोग करते हैं अनाफोरा का। अब अगला देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि जो वो फर्स्ट इम्पोर्टेड सोनेट इन इंग्लैंड, तो ये इनका नाम वाइट है। और अनदर नेम जो वर्स लिबर का था वो फ्री वर्स है। द फर्स्ट 8 लाइन्स जो थी ऑक्टेव कहते हैं। द टर्म एस्से जो होता है डेरिवेट फ्रॉम द फ्रेंच रूट, जो है फ्रेंच रूट जो एस्से से आया था उसका मतलब ऊपर देख लिए। थ्योरेटिकल डिवाइस जो एनाफोरा होता है इसके बारे में भी देखिए, रिपीटिंग द फर्स्ट वर्ड सक्सेसिव सेंटेंस और क्लास और वर्ड्स ऑफ, तो यहाँ पे जो अनाफोरा होता है जो है ना लगातार वाक्यों खंड और शब्दों में पहला शब्द दोहराना, तो यहाँ पे ये चीज़ होता है। अगला है कि वो फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट इंग्लिश सर थॉमस वाइट, इनका नाम है सर थॉमस वाइट, जो कि इंग्लैंड में आयत की थी क्या अपना सोनेट को, द
टू यूज अनदर पर्सन थॉट्स राइटिंग एज वंस ओन इज कॉल्ड प्लेगरिज्म, जो साहित्यिक चोरी कहते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। अगला चौसरियन सोनेट जो स्टैंजा होता है ना, ये 7 लाइन्स का होता है। इसमें जो चौसरियन स्टैंजा जो होता है इसमें 7 लाइन शामिल होती हैं। अगर सडन रिडिक्यूल्स जो होता है, यानी कि अचानक जो है हास्यास्पद डिसेंट फ्रॉम द एक्सल्टेड द कॉमन प्लेस एंड ऑर्डिनरी, स्पेशली व्हेन अ राइटर इज ट्राइविंग द नोबल पैथेटिक अचीव द लुडिरियस इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द टर्म। उससे हम क्या कहते हैं, बात हो कहते हैं कि जब अचानक हास्यास्पद तरीके से जो है, खास तौर पे तब जब कोई लेखक महान या दैनी बनने की कोशिश करता है और हास्यास्पद शब्द जो अस्वाद वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी तरह से जो व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं बात होश। लेट अस गो देन यू एंड आई, तो फिर हम दोनों चलें। व्हेन द इवनिंग इज स्पेयर्ड आउट अगेंस्ट द स्काई, जब शाम आसमान के सामने फैल जाती है। लाइक ए पेशेंट इन राइट अपॉन ए टेबल द एबो लाइन हैव बीन रिटन द, अब ये लाइन जो लिखी गई जैसे कोई मरीज मेज पर इथर की तरह लेटा हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया गया, फ्री वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद। अगला है कि हु इज नोन एज द पोएट्स पोएट। अब यहाँ पे पोएट्स पोएट जो कहा गया कवि का कवि, वो एडमंड स्पेंसर को कहा गया। इंपॉर्टेंट तो है ये, इसको तो नोट डाउन करते लीजिएगा। अगला है कैथेसिस, इसके बारे में ऊपर भी कैथारसिस के बारे में किया गया था। ये संबंध जो होता है ट्रेजेडी से होता है। कोरस जो होता है, कोरस का मतलब होता है सिंगर्स इन ड्रामा, यानी कि नाटक में गायकों का एक जो समूह होता है ना, उससे ग्रुप जो होता है कोरस कहते हैं। एक एक चीज आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए करें वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, पूरा नोट डाउन कर लिए, पढ़ लीजिएगा। अगला जो दिया गया यहाँ पे कॉमिक रिलीफ का मतलब क्या होता है, यानी कि शार्ट ह्यूमरस एपिसोड इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी। कॉमिक रिलीफ में क्या होता है कि त्रासदी को बाधित करने वाला एक छोटा सा जो है हास्य प्रसंग होता है। मोरलिटी प्लेस वेयर क्या होते हैं, जो नैतिकता का नाटक होता है, प्रोड्यूस किया गया था 15वीं और 16वीं शताब्दी में। और हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू फ्लेशली स्कूल पोएट्री, यानी कि जो फ्लेशली स्कूल ऑफ पोएट्री संबंधित थे वो डी.जी. रॉसिटी, ई.एम. फास्टर बिलोंग जो करते थे, ये द ब्लूम्सबरी ग्रुप से थे। बेस्ट राइटर्स जो थे, यानी कि सॉरी बीट राइटर्स जो थे वो 1950 के दशक में थे, बीट राइटर्स। उसके बाद जो है अगला है बुकोलिक रिफर, यानी कि बुकोलिक का अर्थ होता है कि द पोएट्स हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, जो कभी जो है देहाती कविताएं लिखते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता है बुकोलिक। पैरेबल जो दृष्टांत होते थे, ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल, यानी कुछ नैतिकता को दर्शाने के लिए एक संक्षिप्त कहानी होती है, तो उसे पैरेबल बोलते हैं। एंड एलेक्जेंड्रियन इज अ वर्स लाइन, यानी कि जो एलेक्जेंड्रियन छंद पंक्ति होती है वो क्या होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में। अगला कि व्हाट डज पेंडोरा's बॉक्स, तो जो पेंडोरा का बॉक्स होता है इसका मतलब ये तो प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मेनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि एक प्रक्रिया जो एक बार शुरू हो जाने के बाद कई समस्याएं जटिल पैदा होती हैं, उसके लिए हम पेंडोरा का बॉक्स प्रयोग करते हैं। द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इज नोन एज एजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे एजोनेंस के बारे में है कि अंग्रेजी कविता में जो एजोनेंस कहते हैं कि जब तुकबंदी के बिना स्वर ध्वनियों की जो होती है तो उसे हम एजोनेंस कहते हैं। व्यंजन की तुकबंदी के बिना जब स्वर की ध्वनियों की तुकबंदी हो तो वहाँ पे हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री, तो ये भी पढ़े हैं, ऊपर भी पढ़े हैं, काफी बार पढ़े हैं। वाइट होता है और एसाइड से क्या होता है, ये छोटा सा जो भाषण होगा, स्पीच नॉट सपोज टू बी हियर्ड, यानी जिसे मंच पर सुना नहीं जाता, करेक्टर ऑन द स्टेज द ऑडियंस, यानी कि छोटा भाषण होता है, पात्र या दर्शकों द्वारा नहीं सुना जाना चाहिए मंच पर। और अगला है जो है लिंगुआ फ्रैंका का अर्थ क्या होता है, ये कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, सभी के लिए जो समान भाषा होती है। फ्री वर्स जो पोएट्री में होती है, कविता में क्या होती है, कन्फर्मिंग टू नो रेगुलर मीटर, यानी कि जो फ्री वर्स होता है उसमें किसी भी नियमित मीटर के अनुरूप जो है वो नहीं होता है। अगला है जो है वो मुक्त छंद एफोरिज्म जो दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो है एक स्टेटमेंट होता है कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों में बहुत ज्ञान को जब संक्षेप में हम प्रस्तुत करते हैं तो उससे कहते हैं एफोरिज्म कहते हैं। अगला कैशुरा जो दिया गया, कैशुरा क्या होता है, ब्रेकिंग, एक पंक्ति में जब विराम है, एक विराम है तो उसे हम कहते हैं कैशुरा कहते हैं। अगला है कि एपिक किसे कहते हैं, एपिक क्यों कहते हैं, एक शोकगीत होता है। ए पोएम दैट कैप्चर द एसेंस ऑफ मोमेंट इन सिंपल इमेज क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, हाइकू कहते हैं, कि जब कविता के एक पल के सार को एक सरल छवि में जो है रखती है तो उसे हम हाइकू कहते हैं। हु इज गिवन क्रेडिट टू फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक, का जो यूज सबसे पहले इस्तेमाल करने का श्रेय कोलेरिज को जाता है। हीरोइक कपलेट जो पेयर होता है वो किसका होता है, हीरोइक कपलेट पेयर होता है राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस का होता है, यानी कि जो हीरोइक कपलेट होता है वो तुकांत आयम्बिक पेंटामीटर का जो पंक्तियां होती हैं उसी का जो है एक जोड़ा होता है। नेक्स्ट का हीरोइक कपलेट का हो गया। उसके बाद जो है अगला जो दिया गया वो दिया गया गेस्टाल्ट। अब गेस्टाल्ट जो है, गेस्टाल्ट जो दिए गए थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसिडर टेक्स्ट जो होता है गेस्टाल्ट का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पे क्या होता है कि ए यूनिफाइड होल होता है, मतलब कि यहाँ पे कहा जाए तो ये एक प्रकार से संपूर्ण रूप से माना, मतलब कि पाठ को एकीकृत संपूर्ण के रूप में मानता है, जो वहाँ पे साहित्य का जो है वो गेस्टाल्ट जो है कहा जाता है। हीरोइक क्वार्टेन जो होता है ये 4 लाइन स्टैंजा होती है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर में 4 पंक्तियों का एक छंद होता है जिससे हम कहते हैं हीरोइक क्वार्ट्रेन। अगला है जो है विल्डोन्स रोमन, ये ट्रांसलेट जो लिटरली मीन्स इसका होगा यहाँ पे वो होता है डेवलपमेंट नावल। द हिस्टोरिकल नावल जो बिगिनिंग, तो जो हिस्टोरिकल नावल जो था ये ऐतिहासिक उपन्यास था जो से रोमांटिक नावल।
जो ऐतिहासिक उपन्यास की जो शुरुआत हुई थी रोमांटिक नॉवेल से। द टर्म जो है अगला यूज किया गया है कैंपस उपन्यास यानी कैंपस नॉवेल। तो ये जो थे इसके एसोसिएटेड जो थे वो कौन थे, किंग्सले एमिस थे। अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्यिक आलोचना जो अमेरिका में 1910 और 30 के पीरियड में जो दर्शन शास्त्र के लिए ह्यूमनिज्म और मानवतावादी स्कूल जो थे अमेरिका में लोकप्रिय हो गए थे 1910 और 30 के पीरियड में जो है। अगला जो है इंटरनल राइमिंग क्या होता है, आंतरिक तुकबंदी का मतलब है राइमिंग अप टू और मोर वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोएट्री, यानी कब तक एक ही पंक्ति में 2 या 2 से अधिक शब्दों की जो तुकबंदी होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल राइमिंग। फैंसी डील्स किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन एंड रीजन यानी कल्पना और तर्क से। द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड किससे किया गया था, जो प्रारंभिक तौर पे धार्मिक नाटक था वो था मिरेकल एंड मोरालिटी से था, चमत्कार और नैतिकता से था। सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जो था यहाँ पे प्रतीकवादी आंदोलन जो था वो था पोएटिक थ्योरी ऑफ एडगर एलन पो, यानी कि एडगर एलन पो का जो काव्य सिद्धांत था वो था सिंबोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड, इसी से हुआ था। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस जो हुआ था यहाँ पे ये थ्योरी थी अब जो है पोएट्री जो हेराल्ड ब्लूम की जो थी, तो हेराल्ड ब्लूम के द्वारा ये लिखी गई थी। और उसके बाद जो है ये बेन जॉनसन देख लिए हैं। द टर्म ऑफ अमेरिकन रेनेसांस का पीरियड की बात अगर यहाँ पे की गई है, अमेरिकन पुनर्जागरण शब्द का पहली बार प्रयोग जो किए थे यफो जो है मैथिएसन ने किया था। और ये भी थेलियम का मतलब होता है कि न्यूपिटल सांग यानी कि एक विवाह गीत होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबर्ग ग्रुप, तो जो ब्लूम्सबरी ग्रुप था उसमें संबंधित थे वर्जीनिया वुल्फ। और रेस्टोरेशन कमेटी मार्क्स द रेस्टोरेशन कमेटी राजशाही के बहाली यानी कि मोनार्ची को जो है ये दर्शाती है। ये इजी रहेगा आपको लर्न करने के लिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग, यानी कि सिल्वर मैन ने कभी ब्राउनिंग नहीं पढ़ी है। दिस इज एन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। अब मेटोनिमी क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन टर्म फॉर अनदर, यानी कि एक शब्द को दूसरे शब्द से जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो वो आमतौर पे क्या होता है उससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि सिल्वर मैन हैज नेवर रीड ब्राउनिंग, तो यहाँ पे मेटोनिमी का उदाहरण है ये कि सिल्वर मैन ने कभी ब्राउनिंग नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट ये हो रहा होगा कि जब ये मेटोनिमी हो रहा है तो मेटोनिमी का मतलब जो होता है हिंदी में अगर कहें तो इसे हम कहते हैं लक्षणालंकार हिंदी में। और एक शब्द को दूसरे शब्द से जब हम प्रतिस्थापित करते हैं ना तो जो आमतौर पे उससे क्या होता है वो जुड़ा रहता है। अगला देखते हैं, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन ए स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज, यानी कि जब भाषा के एक खंड में दोहराव व्यंजन होते हैं ना तो वहां पे क्या होता है कॉन्सोनेंट होता है, ये व्यंजन की बात कर रहा है। तो जब व्यंजन में वो दोहराव होते हैं तो वहां पे उस चीज को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। अब एलिट्रेशंस को लेकर के जो है आपको बताएं तो फिगर ऑफ स्पीच में अनुप्रास अलंकार आपको पता होगा। एलिट्रेशन उसे कहते हैं कि जब शब्दों की शुरुआत में जो ध्वनियां होती हैं और व्यंजन जो होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है तो वहां पे हम एलिट्रेशन कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच के जैसे आपको परिभाषा पता होगी कि जब भी किसी शब्द को ना अलग अलग ध्वनियों के जो विचार होते हैं उन्हें जोड़ दिया जाए और एक साथ जब उसको अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एलिट्रेशन इसलिए है, यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट की जो है दोहराव वाले व्यंजनों के क्रम हो वहां पे एलिट्रेशन होता है। तो दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा कह रहा है कि पेरिफेरिस विच इज ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज आल्सो नोन एज। अब यहाँ पे सर्कम्युनिकेशंस दिया गया है, इसका मतलब होता है परिक्रमण, यानी कि पेरिफ्रेसिस जो कि विच इज राउंड अबाउट वे स्पीच राइटिंग, यानी कि भाषण और लेखन का जो है एक राउंड अबाउट यानी कि घुमावदार जो मेथड होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमण के बारे में जब भी आपको ये चीज याद होना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच में परिक्रमण से क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जाते लेकिन इंपॉर्टेंट तौर पे 2 से 3 जगह जो है ये पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही याद रखें किस प्रकार के शब्दों को हम जो है ये कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का सेंस कोई नहीं है, इसलिए जो है शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं, 2-3 जगह ये पूछा गया है। अगला कह रहा है कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया गया है कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो इसे जो है क्या कहा जाएगा, तो अब ये लिटोटस जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान जो है उसके शब्द प्रयोग किया गया है लिटोटस। अब यहाँ पे जो है लिटोटस के बारे में आपको पता होगा कि लिटोटस क्या होता है। किसी भी जगह जब हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना तो एक हाइपरबोल आप देखेंगे तो लिटोटस क्या होता है, किसमें एक कथन जो होता है वो अल्प होता है और कथन की पुष्टि जो है उसके विपरीत को नकार कर की जाती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। लिटोटस उसे कहते हैं
कि जहां पे जो है अल्पकथन, जैसे कह रहा है ना कि ही इज नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि एक छोटा कथन कहा और जिसमें कथन की जो पुष्टि जो उसके विपरीत को नकार कर की जाती है, यानी कि उसके विपरीत को क्या है नकार की जो है की जा रही, इसका मतलब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा लिटोटस हो जाएगा, लाइटोटस भी बोलते हैं। अगला देखते हैं इसको, अगर और दूसरे सेंस में समझेंगे थोड़ा सा इसको, और अगर समझ लिटोटस उसे कहते हैं जैसे कि दुनिया में जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति तो बुद्धिमान हो नहीं सकता, कई लोग बुद्धिमान होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि जब बुद्धिमान जो व्यक्ति नहीं है दुनिया का सबसे, कई लोग बुद्धिमान होंगे, तो यहाँ पे लिटोटस का तात्पर्य अब आप समझ गए कि मतलब इसका होता क्या है। तो जब भी अल्पकथन के द्वारा किसी चीज को विपरीत को नकार कर किया जाए तो वहां तुरंत आप ध्यान दीजिएगा कि वो लिटोटस है। अगला करेंगे यूजिंग द बेंच, यहाँ पे फॉर द जुडिशरी इज एन एग्जाम्पल, यानी कि जब बेंच जो होती है ना न्यायपालिका के लिए, तो वो किसका उदाहरण है, ये एक मेटोनिमी का उदाहरण। जैसे कि आपको बताया कि लक्षणा अलंकार, बेंच का शब्द का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, हाईकोर्ट में करेंगे, यानी कि न्यायपालिका में करेंगे। तो ये बेंच क्या है, लक्षण व्यक्त कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, जुडिशरी के लिए कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेटोनिमी हो जाएगा। और मेटोनिमी का मतलब ही होता है लक्षण अलंकार, यानी कि जब एक शब्द को दूसरे शब्द पर यहाँ बेंच को प्रतिस्थापित किया गया जुडिशरी की जगह, न्यायपालिका की बात अगर करनी है तो आप कह देंगे कोई मैटर बेंच में है, तो ये नहीं कहेंगे कोई मैटर न्यायालय में है, इस बेंच में है। दैट मीन्स आपने ये सेंस उसको दे दिया कि आप न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटोनिमी एक लक्षण जो है बेंच जो व्यक्त कर रहा है जुडिशरी का, तो यहाँ पे मेटोनिमी क्लियर हो गया होगा। अगला है A poet once referred to an old man as a tattered coat upon a stick, यानी कि एक कवि ने एक बार क्या किया, एक बूढ़े आदमी को या व्यक्ति को टैटर्ड कोट अपॉन स्टिक, एक छड़ी पर फटा हुआ कोट, क्या हुआ छड़ी पर फटा हुआ कोट कहा था। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल किस चीज का, अब ये एग्जाम्पल कहाँ पे आ गया, मेटाफर का एग्जाम्पल आ गया। अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे कि मेटाफर को लेकर के भी जो है क्वेश्चंस जो है काफी बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये मेटाफर हो जाएगा। और मेटाफर का मतलब क्या होता है, जब एक चीज की जो होती है कंपैरिजन के सेंस में कहते हैं कि जब एक चीज का जो है यहाँ पे दूसरी चीज से तुलना की जाती है, जैसा शब्द का जहाँ प्रयोग होता है, तो यहाँ पे एक छड़ी पर फटा हुआ कोट कहा था, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये मेटाफर का हो गया। तो यहाँ पे समझ रहे होंगे कि एक कवि ने एक बार एक बूढ़े व्यक्ति की छड़ी पर फटा हुआ कोट, तो यानी कि मेटाफर का वहां प्रयोग होता है जब एक चीज की दूसरी चीज से तुलना की जाती है, तो वहां पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमलेट लेइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड। हेमलेट जो है घायल अवस्था में पड़ा है और वो अपने दोस्त से कहता है कि होरेशियो मर चुका है, होरेशियो आई एम डेड। ये होरेशियो से कहता है कि मतलब ये जो हेमलेट है ना ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और अपने दोस्त से कहता है कि होरेशियो मैं मर चुका हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है कि एग्जाम्पल ये किसका थी, ये एग्जाम्पल जो पोरोलेपिसिस का है। अब यहाँ पे पोरोलेप्सिस क्या होता है, यह एक वाक्य अलंकार होता है। वाक्य अलंकार समझ रहे हैं कि जब कोई चीज भविष्य में होने वाली किसी घटना को जो है इस प्रकार से जो है वहां पे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे कि वो पहले से ही मौजूद है या घट चुकी वो घटना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे इसका मतलब पोरोलेप्सिस का यही होता है, इसे वाक्य अलंकार कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं वाक्य अलंकार कहते हैं। और इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसे कोई घटना जो ना इस प्रकार उसको प्रेजेंट करते हैं कि वो पहले से जो है घटना मौजूद हो या वो घटित हो चुकी हो, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला कह रहा है कि यहाँ पे व्हेन वन सेज दैट समवन इज नो मे मोर और दैट समवन हैज ब्रीथ्ड इज हर लास्ट, द स्पीकर रिसॉर्टिंग टू इफ्यूमिज्म है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जब व्हेन वन सेज दैट, जब कोई कहता है कि समवन इज नो मोर, यानी कि कोई अब नहीं रहा, आर या कि समवन हैज ब्रीथ, यानी कि किसी ने अपनी अंतिम सांस ली है। तो यहाँ पे स्पीकर जो है रिसॉर्टिंग कर रहा है, यहाँ पे किसका सहारा ले रहा है, व्यंजनावाद का जो है वो सहारा ले रहा है। जब कोई कहता है कि कोई अब नहीं रहा या किसी ने अपनी अंतिम सांस ली, तो मतलब किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए कुछ अप्रत्यक्ष शब्दों का प्रयोग जो है किया जाता है, तो वहां पे व्यंजन अलंकार कहा जाता है। व्यंजन अलंकार का मतलब ये होता है कि प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो किसी हल्के शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे इसमें ये प्रयोग किया गया कि किसी ने अंतिम सांस ली, अब वो ये नहीं कह रहा है कि वो मर गया, वो एक शब्द का प्रयोग किया अंतिम सांस ली, तो इसका मतलब वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि वो मर गया। तो यहाँ पे इसीलिए जो है यूफिज्म हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है व्यंजन। तो व्यंजन का मतलब होता है व्यंजनावाद में इसमें लगा तो व्यंजनावाद हो जाएगा। तो व्यंजनावाद में जो है इस चीज का सहारा लिया जाता है कि किसी चीज को अप्रत्यक्ष शब्द से जो है उसको अभिव्यक्त किया जाए। अगला है यहाँ पे कह रहा है कि रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेज इन थस, यानी कि यहाँ का रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेज जो है ही इज इन अ न्यू कंफ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कंफ्यूजन द फिगर ऑफ स्पीच हियर। यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से समाप्त होती है वह अपनी समझ के एक नए भ्रम में। तो यहाँ पे जो नया भ्रम होता है ना, मैं अपनी उलझन की एक नई समझ में हूँ,
आई इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन, यानी कि मैं अपनी उलझन की एक नई समझ में हूँ। अब यहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अलंकार में देख रहे हैं चियास्मस दिया गया। चियास्मस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए किसी दो वाक्यांश हैं, दो खंडों को क्या करते हैं, जब उसको अपोजिट फॉर्म यानी उल्टे क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो वहाँ चियास्मस होता है। तो चियास्मस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप दूसरे की मदद करें और आप अपनी मदद करते हैं, तो अपनी मदद करते जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि हम देश के लिए जीते हैं और कोई कहता है देश हमारे लिए जीता है, तो इस प्रकार से वहां पे चियास्मस का प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ऐसे शब्द को अगर कहीं मिलते हैं तो वहां पे आप तुरंत जो अलंकार होगा वो चियास्मस का होगा। अगला है द फ्रेज। अब यहाँ पे लिव इज डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक। यहाँ पे पत्तियां जो नाच रही हैं, तो ये जो है आप पत्तियां नाच रही, इसका मतलब क्या हो गया, पैथेटिक जो है फैलेसी हो गया। और पैथेटिक फैलेसी होती क्या है, तो पैथेटिक फैलेसी का मतलब होता है जैसे दयनीय जो है, दयनीय और भ्रांतियां जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैथेटिक जो है फैलेसी कहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब देखने को मिले तो वहां पे भी इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि पत्तियां नाच रही हैं, तो अब पत्तियां नाचने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पैथेटिक फैलेसी है। तो जब भी दैनीय भ्रांति जो होती है ना, एक प्रकार के ऐसे अलंकार होते हैं जिसमें नेचर को लेकर के जो है किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है, उससे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है उस चीज को इंडिकेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिविस का अगर यहाँ पे सन होता तो वहां पे भी दिखाया जाता, और बारिश अगर हो रही उसके बारे में अगर इंडिकेट किया जाता है, यानी कि नेचर की बात अगर होती है तो उस प्रकार की जगह पैथेटिक फैलेसी होती है, यानी कि दैनीय जो भ्रांतियां होती हैं उसको एक मानवीय भावनाओं को जो है निर्जीव वस्तुओं के साथ जिम्मेदार जब ठहराया जाता है तो वहाँ पैथेटिक जो है यानी कि फैलेसी होती है, दैनीय भ्रांतियां होती हैं। अगला जो है नेक्स्ट करा कि द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि मर्डरस इनोसेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि हत्यारी मासूमियत के उदाहरण क्या होगा, तो ये ऑक्सीमोरन कर रहा है। ऑक्सीमोरन क्या होता है ना, एक अलंकार जो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्सीमोरन में, कोई भी चीज जैसे भी अपोजिट फॉर्म में विरोधाभास है, वहां पे उस विरोधाभास शब्दों को मिलाकर जब उसका एक अलग सेंस निकाला जाए, मीनिंग्स निकाली जाए, तो वहां पे ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन को मतलब यही होता है कि जब किसी चीज का जो है विरोधाभास को जो है उजागर करने के लिए जो है कुछ शब्दों को मिलाकर एक अलग अर्थ जब उत्पन्न करते हैं तो वहां पे ऑक्सीमोरन हो जाता है। तो इस चीज को प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा मर्डरस इनोसेंस, यानी कि जो हत्यारी मासूमियत, सुख दुख, इस प्रकार के जो पुरानी खबरें हों उस चीज को जो है पुराना वर्तमान, इस सब चीज को जब उजागर करने के लिए जैसे कड़वा मीठा कहें और उसके बाद जो है छोटी भीड़ कहें, तो इस प्रकार के विपरीत शब्दों का प्रयोग करके एक अनोखा और जो है विचारोत्तेजक जब इफेक्ट डाला जाता है तो वहां पे जो है ये होता है ऑक्सीमोरन होता है। अगला कह रहा था एक्सप्रेशन से। अब यहाँ पे ड्रीमिंग हाउस, सपनों का घर, ये उदाहरण जो होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट का होता है, यानी कि स्थानांतरित ये विशेषण होता है ड्रीमिंग हाउस, इससे आप समझ गए होंगे। अगला कह रहा है कि इफ द पैराडॉक्सियल utterance combines two terms that in ordinary uses are countries such as a pleasing pains and burning chill, it is called oxymoron। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब दो शब्दों को जोड़ता है और विपरीत है सामान्य उपयोग में, जैसे सुख दर्द, तो ये चीज जो के ऊपर बताया वही चीज यहाँ पे है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू कॉन्सोनेंट्स ओनली। यहाँ पे कह रहा है कि जो अनुप्रास के निकटवर्ती शब्द जो होते हैं वो वाणी ध्वनियों की जो पुनरावृत्ति होती है तो वो कहाँ पे लागू होती है, सिर्फ जो है व्यंजन पे लागू होती है, यानी कॉन्सोनेंट पे लागू होती है। अगला जो दिया गया क्रिश्चियनिटी सोन लाइक ए बीकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज। यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी में उपयोग किया गया, यहाँ पे एक उपमा दी गई। उपमा क्या दी गई है कि जो ईसाई धर्म है जो ना, वो काली रात में एक प्रकाश के स्तंभ की तरह जो है चमक रहा था। तो ईसाई धर्म को जो है ना यहाँ पे प्रकाश स्तंभ की तरह जो चमक रहा था, यहाँ पे सिमली का प्रकाश स्तंभ को जो है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे सिमली हो गई, यानी कि उपमा की बात जो है यहाँ पे की गई है। अब अगला कर रहा है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। प्रतीकवाद होता है क्या कि व्हाट आकर्स व्हेन अ वर्ड व्हिच हैज मीनिंग इन इटसेल्फ बट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट समथिंग एंटायरली डिफरेंट, यानी कि जब एक शब्द जिसका अपने आप में अर्थ होता है लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं किसी पूरी तरह से अलग चीज को दर्शाने के लिए जब किया जाता है तो वहां पे हम सिंबोलिज्म का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रतीकवाद वह होता है, अलंकार प्रतीकवाद वो होता है कि जब एक शब्द जिसका खुद में अपने आप में एक अर्थ होता है लेकिन जब हम उसका उपयोग किसी पूरी तरह से अलग चीज को दर्शाने के लिए जब किया जाता है तब वहां पे हम सिंबोलिज्म कहते हैं। ठीक है, सिंबोलिज्म आप समझ गए होंगे। अब जो है आगे की बात करते हैं। प्रतीकवाद में उदाहरण आप समझ जाएंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सपोज दैट आपके जो है रूम में जो है आईना है, शीशा बोलते हैं ना, हाँ शीशा जो होता है वो अगर टूट जाता है तो उससे आप क्या मानते हैं कि अशुभ का संकेत होता है।
तो यहाँ से आप समझ रहे हैं एक प्रतीक वहां से अब निकल के आ रहा है कि मिरर टूट गया तो कुछ अच्छी नहीं होगा, ये चीजें होती हैं। या जैसे कभी कभी क्या होता है, ब्लैक पट्टी लोग बांध लेते हैं हाथों पे, तो वो एक प्रकार से प्रतीक इंडिकेट क्या करते हैं, किसी चीज का वो विरोध कर रहे हैं। या अगर कहीं आप व्हाइट फ्लैग देख लेंगे तो व्हाइट फ्लैग में भी वहां से भी इंडिकेट होता है उस सब चीज। छोटे ट्रेन में जो रेड जो फ्लैग होता है उसका इंडिकेशन आप समझ रहे होंगे, तो वो भी सिंबोलिज्म है। ठीक है, अगला जो देखते हैं वो कह रहा है कि इन दिस लाइन फ्रॉम किड्स पोएम, यानी कि किड्स की जो एक पोएम है, किड्स के पोएम के अंतर्गत जो है प्रयोग किया गया है ऑट टू ऑटम, यानी कि ओ टू ऑटम में क्या होता है किड्स के द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टार्म द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज। यहाँ पे जो है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का जो है प्रयोग किया गया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है लाइन में ओ टू ऑटम में जो आने वाले तूफान में जो अलंकार का जो प्रयोग किया गया वो तो मेटाफर है, मेटाफर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। यानी कि मेटाफर मतलब पता होगा रूपक अलंकार जो होता है, दो असमान चीजों को जो बीच में तुलना करता है, जैसे का प्रयोग होता है, तो वहां पे जो है हम इंडिकेट करते हैं वो क्या है, मेटाफर। तो यहाँ पे अगर जैसे जैसा आता है तो वहां पे मेटाफर का प्रयोग होता है। तो इस चीज से याद रखिएगा कि मेटाफर कहाँ पे लगेगा। तो किड्स की कविता जो ओ टू आटम है, आने वाले तूफान में जो, तो यहाँ पे मेटाफर हो जाएगा। अगला है कि कह रहा है कि विच डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, यानी कि कह रहा है कि सफलता सबसे मीठी जानी जाती वे लोग जो कभी सफल नहीं होते। तो इसमें जो एक प्रकार से पैराडॉक्स दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है। इसमें विरोधाभास की बात की जा रही है और विरोधाभास से आप समझ गए होंगे कि एक जो है सफलता की चीज कही जा रही है मीठी मानी जाती है, लेकिन जो लोग सफल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स हो गया। यानी कि कहते हैं कि किसी एक अलंकार को जो किसी बात को जो स्पष्ट करने के लिए जो है एक अलग सा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जब हम विरोधाभासी जो विचार होते हैं उसे प्रस्तुत करते हैं तो वहां पे जो है हो जाता है पैराडॉक्स पर। जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता क्या है, वो गुलामी है, एक पैराडॉक्स ये भी हो जाएगा। और सबसे तेज यात्री वह है जो पैदल चलता है, ये भी पैराडॉक्स हो जाएगा। यहाँ पे विरोधाभास है कि जो सबसे तेज चलता है यात्री वह जो है पैदल चलता है, सबसे तेज यात्री, इसका मतलब तो विरोधाभास हो गया। या कह सकते दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, यहाँ पे भी पैराडॉक्स है। आप जितना देते हैं उससे अधिक पाते हैं, यहाँ पे भी पैराडॉक्स है। इस प्रकार से जो है पैराडॉक्स क्लियर हो गया होगा। अगला जो है हम देखेंगे मानवीकरण के बारे में कि जो फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है ना, यहाँ पे टोसिंग देयर हेड्स इन स्पैटली डांस कह रहा है कि जो डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स में अपने सिर को जोश से नचाते हुए उछलना जो है, तो यहाँ पे क्या पर्सनिफिकेशन मानवीकरण की बात की गई है डेफोडिल्स में। अगला करें ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज एन एक्सॉल्टेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन लिटरली, हाइपरबोल है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे अतिशयोक्ति की गई कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली है। तो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे एक्सॉल्टेड स्टेटमेंट कह रहा है कि मतलब यहाँ पे जैसे कि वाणी जो होती है ना, एक अलंकार है जिसमें से जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण कथन जिसमें शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए, यहाँ पे अतिशयोक्त होती है। और अगर रूपक और का तो वहाँ पे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे रूपक के तौर पे कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली, तो वहाँ पे रूपक हो जाता है। इसी प्रकार पर्सनिफिकेशन में मानवीकरण की बात हो गई। पैराडॉक्स के बारे में भी आपको पता होगा कि विरोधाभास जो होता है वहाँ पे पैराडॉक्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने रूपक के बारे में जाना, प्रतीकवाद के बारे में जाना, उपमा के बारे में जाना, ऑक्सीमोरन क्या होता है वो जाने, उसके बाद जो है भ्रांति क्या होती है, फैलिसी उसको जाने, चियास्मस के बारे में जाने, उसके बाद जो है आपने व्यंजनवाद के बारे में भी जाना, प्रोलेप्सिस के बारे में भी जाना। इस प्रकार से मेटोनिमी के लिटोटस के बारे में, इस सब अनुप्रास जो होते हैं उसके बारे में जाना। अब आपको लगता है कि कुछ आपको ऐसा लगता है जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे आपको इम्पॉर्टेंट के तौर पे हम बता दें। देखिए पर्सनिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, हाइपरबोल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेटाफर पढ़ लीजिएगा, मेटोनिमी पढ़ लीजिएगा, एंटीथेसिस पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीमोरन पढ़ लीजिएगा, और एक एलिट्रेशन पढ़ लीजिएगा, और एपोस्ट्रोफी पढ़ लीजिएगा, ओनोमोटोपैया पढ़ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, वैसे टीजीटी में नहीं इससे बनते हैं। एक पैराडॉक्स होता है और एक जो है लिटोटस होता है, सिमिली। ये जो आपको बताया जा रहा है, इतना अगर आप पढ़ लिए तो इसके बाद आप पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि सबसे अधिक जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है टीजीटी के रिमार्क बताया जाए तो सबसे अधिक आपको क्वेश्चन मिलेगा वो है मेटाफर से, और एक मिलेगा मेटोनमी से, और एक मिलेगा पर्सनिफिकेशन से। इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर किसी का नंबर आएगा मात्र वो दो हैं, ओनोमोटोपैया का आएगा और एक आएगा एपोस्ट्रोफ का। बाकी इपिग्राम, एम्बिग्यूटी, पन, एल्यूजन, लाइज, ये सब जो है मेलाप्रोलिज्म, म्यूसिस, आयरनी, पैथेटिक फैलेसी से बहुत कम पूछा गया। सर हाइपरबोल से जो है पूछा गया है, हाइपरबोल और एलिट्रेशन से, हाइपरबोल और एलिट्रेशन से जो है अधिक पूछा गया, जैसा कि आपको बताया।
बाकी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ डालिए, लेकिन इंपॉर्टेंट तौर पे आप इतना ही पढ़ लेंगे बहुत है आपके लिए। एजोनेंस में मत जाइएगा, पैथेटिक फैलेसी कम मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंबोलिज्म के बारे में जानिए क्या होता है, एपिग्राम्स क्या होता है इसके बारे में नहीं पढ़िए, माला प्रोविजन क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, आयरनी क्या होता है, एल्यूजन्स क्या होता है, एम्बिग्यूटी क्या होता है, इतना ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको बताया गया ना उसी से आपके आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपको 10 है जिसमें से आपको इस वीडियो में वो मिल गया होगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंप्लीट तौर पे जो है अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच जाननी है तो जितना बताया गया बस इतने को आप लर्न कर लें। अगर इन पॉइंटों को आप लर्न कर लेते हैं फिर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर कहीं भी सॉल्व करिएगा, आप हर एक को जो है टैकल कर लेंगे। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पैराडॉक्स क्या कहता है, पर्सनिफिकेशंस क्या कहता है, मेटाफर क्या कहता है, मेटोनिमी क्या कहता है, उसको एक इजी एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिएगा, उससे आप सारे कंपेरिजन कंक्लूजन निकाल लेंगे करके। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक चैनल पे।